Start with let us start with the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. थैंक यू और आप सभी का धन्यवाद है. चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं. आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से. आज हम ये समझेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे शरीर के अंदर में जो भी हम भोजन लेते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे किस तरीके से होता है. आपने सुना होगा कि आयुर्वेद के अंदर में बताया जाता है कि ये शरीर जो है सप्त धातु से बना है. सुना है कि नहीं सुना है? कभी ऐसा सुनने में आया है कि शरीर सप्त धातु से बना है? यस और नो? फेस हिला के बोलिए नहीं पता. तो ये भी एक नॉलेज होना जरूरी है. इट इज अ वेरी बेसिक नॉलेज विच इज वेरी वेरी नेसेसरी. तो सप्त धातु वो कौन से सप्त धातु है चलिए हम समझते हैं. तो पहला वाला जो धातु है उसको रस बोलते हैं. इट इज कॉल्ड रसा. अंडरस्टूड? रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र. रस, रक्त, रस यानी कि लिम्फ हो गया, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसका लिक्विड में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर में. मुंह में ही लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है. हम कुछ भी चबाते हैं वहां लिक्विड फॉर्म हो जाता है. वो काफी थिक लिक्विड रहता है. फिर अंदर हम swallow करते हैं तो और पतला हो जाता है. पेट के अंदर में और पतले होने की प्रोसेस होती है. 4 घंटा लगता है उसको पतला करने के लिए. तो रस, सबसे पहले रस. अंडरस्टूड? जो भोजन खाते हैं वो रस में कन्वर्ट होता है. बॉडी उसको पहले रस में कन्वर्ट करता है. हम जो भी खाते हैं वो पहले रस में कन्वर्ट होगा. प्लाज्मा बोलते हैं इंग्लिश में, या उसको लिम्फ भी बोलते हैं. फिर सेकंड आता है रक्त यानी कि ब्लड. तीसरा है मांस यानी कि मसल. चौथा है मैदा यानी कि फैट. पांचवा है बोन यानी कि अस्थि. अस्थि यानी कि बोन. छठा है मज्जा यानी कि बोन मैरो. हड्डी के अंदर में जो मैरो रहता है ना वो बोन मैरो. फिर सातवां है शुक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव फ्लूइड. अंडरस्टूड? मेल फीमेल दोनों में रहता है रिप्रोडक्टिव फ्लूइड. तो ये 7 स्टेज से शरीर फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर में ये निरंतर चलता रहता है. हमने आज जो सबसे पहले हम भोजन लेते हैं ना, पहले शरीर उसका रस बनाता है. बिना रस के आगे की कार्यवाही होती ही नहीं है. इस चीज को आप समझ लीजिए. अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो ये भी एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देगा. अंडरस्टूड? तो जो भी हम पहले भोजन खाते हैं वो रस में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप ग्रेन्स और पल्स खाते हो तो पहले उसको रस में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो इट इज नॉट अ प्री डाइजेस्टेड फूड. जो रॉ फूड है वो अपने आप में प्री डाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर में रस है. तो जब भी हम रॉ फूड खाते हैं तो आसानी से वो रस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से रस ही निकलता है. चबाओगे तो सीधा रस निकलेगा. अंडरस्टूड? इसलिए मैंने कल बताया था कि वो उसको डाइजेस्ट करना बड़ा आसान है. फ्रूट है 1.5-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है. सलाद है 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, 2 से 3 घंटे में.
लेकिन जो कुक फूड है उसको बहुत टाइम लगता है। यही कारण है, क्योंकि वो कुक फूड सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड को पहले, और वो डेड फॉर्म में है, कुक्ड ऊपर से वो डेड और वो सॉलिड फॉर्म में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको मल्टीपल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बॉडी को पहले उसको रस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाकर के वो ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो वो रस में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम, कल मैंने जो बताया, 8 से 10 घंटे की प्रोसेस लग जाती है, मिनिमम लगता है उतना टाइम उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसके सामने जो रॉ फूड है वो 2-3 घंटे में ही ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, इतना फास्ट प्रोसेस है। तो सेकेंड नंबर में ब्लड आता है, जो रस बनता है उसका ब्लड बनता है, वही ब्लड में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। उसमें से जो भी लेने लायक रहता है ब्लड में, शरीर उसको ले लेता है, बाकी का उसको वेस्ट में जाने देता है। फिर जो ब्लड में कन्वर्ट हुआ, ब्लड से ही फैट बनता है, मसल बनता है, सॉरी, मांस बनता है। डायरेक्ट मांस नहीं बनता है। हम जो खाते हैं ना, उसका सीधा सीधा मांस में कन्वर्ट नहीं होता है, मसल में कन्वर्ट नहीं होता है। ये सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचर ने ऐसे ही इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ। पहले लिक्विड, बाद में ब्लड, बाद में ब्लड में से मसल में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड? यानी कि मसल में अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो वो ब्लड का काम है वहां न्यूट्रिशन को पहुंचाना। और फिर उसके बाद मैदा, यानी कि मसल जो है ना, मसल कभी बढ़ता नहीं है। मसल एक स्टैंडर्ड, वो हम पंप मार मार के उसकी साइज को बढ़ाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन एक ऑर्डिनरी अगर शरीर रहता है, नेचुरल तरीके से अगर हम शरीर को रखने की कोशिश करें, तो जो नेचुरली जो हमें मसल मिला है ना, मैं उस मसल की बात कर रहा हूँ, उसमें से मसल को जितना अगर न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो ले लेता है ना, उसके बाद जो शेष बचता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमारे भोजन में अधिक मात्रा में प्रोटीन रहेगा, डेयरी रहेगा, फैट्स वाली चीज रहेगी, कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में रहेगा, तो मसल को जितना चाहिए वो उतना ही लेगा, क्योंकि मसल उतना ही लेगा जितना आप मसल को यूज करते हो। अंडरस्टूड? अगर मसल का यूटिलाइजेशन कम है तो मसल कम लेगा, मसल का यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो मसल ज्यादा डिमांड करेगा। अंडरस्टूड? तो जो शेष बच जाता है, एक्स्ट्रा जो बचता है, वो सीधा मसल क्या करता है, उसको आगे, मसल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ब्लड में भी नहीं रहता है वो चीज। तो ब्लड क्या करता है, वो फैट फॉर्म करना शुरू कर देता है। अंडरस्टूड? चर्बी, एक चर्बी हमें चाहिए जो हमें एक अच्छा टेक्सचर देता है, हमारे स्किन को ग्लो देता है, दैट इज वो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उससे जो अधिक मात्रा में जो फैट बढ़ता है बॉडी के अंदर में, वो मोटापा आ जाता है, पेट बढ़ता है, थाइस बढ़ती है, चेस्ट बढ़ती है, गाल बढ़ जाते हैं हमारे, आदमी मोटा होने लगता है। तो ये क्या है, अधिक मात्रा में वो जो हमने भोजन जो ले रहे हैं, हैवी भोजन, हाई कैलोरी वाला, उसके कारण ये होता है। और फिर जब फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद फिर हड्डियों में जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी को एक स्टोरेज, बॉडी के अंदर में एक स्टोरेज का सिस्टम है, वो स्टोरेज का सिस्टम फैट में है। यानी कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए बॉडी का, तो अच्छा ये आदमी एक्स्ट्रा खा रहा है, यानी कि इसको आगे कुछ काम पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट कर देगा, उसको बॉडी में स्टोर कर देगा, वो स्टोरेज हो गया हमारा। फिर वो हम उस स्टोरेज को हम यूटिलाइज नहीं करते, तो पड़ा पड़ा वो सड़ने लगता है, प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। फिर जो भोजन हम खाते हैं, यानी कि फैट में से थोड़ा 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 हड्डियों में जाता है, उससे अस्थि मजबूत होती है हमारी। फिर उसके बाद जो रहता है मज्जा, यानी कि बोन मैरो, बोन मैरो छठवें पोजीशन पे आता है, छठा हमारा ये धातु है। और फिर लास्ट में जो शेष बचता है ना, वो शुक्र, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड बनता है उससे, मतलब उसी से ही ओजस आता है। तो अभी मैं आपको अगर उसकी साइकिल बताऊं, मुझे साइकिल उसकी जुबानी याद नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसकी साइकिल बताऊं तो अगर हम कुछ खाते हैं, आज आपने कुछ खाया, तो वो कितने दिनों की प्रोसेस से गुजरता है ये 7 धातु को फॉर्म करने के लिए, उसको समझते हैं। ये कंटेंट पूरा आयुर्वेद से ही लिया है मैंने, जैसा है वैसा ही मैंने यहाँ पर भी इसको मैंने नोट किया है। आप चाहे तो आप भी लिख सकते हो। अगर आज आपने खाया है ना, तो वो जो खून है, एक दिन से लेकर आपने क्या खाया उसके ऊपर डिपेंड करता है।
फ्रूट और वेजिटेबल और सलाद खाया है, जूस पिया, आज का आज ब्लड बन जाएगा उसका। कुक फूड खाया है तो कुछ अगर हैवी है तो वो कल बनेगा, बहुत ज्यादा हैवी है पड़ा रहेगा, वो अभी भी प्रोसेस चल रहा है तो दूसरे तीसरे दिन चौथे पांचवें दिन तक बनता रहता है ब्लड उसका, आज खाया हुआ। अंडरस्टूड? तो डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है। फिर उसके बाद जब ये ब्लड बन जाता है उसमें से फिर सेकेंड वीक यानी कि 6 से 10 दिन के अंदर में नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, सिंथेटिक फ्लूइड बनता है, जो फॉर्मेशन ब्लड बनाने के लिए जो रस चाहिए वो रस बॉडी के अंदर में बनते रहता है निरंतर। फिर उसके बाद ब्लड फॉर्मेशन होता है, वो सेकेंड वीक में जाती है वो साइकिल। फिर उसके बाद जो रहता है थर्ड वीक में, यानी कि थर्ड वीक में नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मिड ऑफ द सेकेंड वीक कहेंगे या एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वीक में मसल टिश्यू बनना शुरू हो जाता है वो ब्लड में से। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद धीरे धीरे थर्ड वीक में फैट बनता है, यानी कि अगर आप आज सपोज कि आज आपने डेयरी खाया है या फैट वाली कोई चीज खाई तो कल का कल वजन नहीं बढ़ता है, वजन बढ़ने में टाइम लगता है। आपको पता है जब हमारा ट्रैक छूट जाता है, सपोज कि आप अभी यहाँ पर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मेरे साथ में 2-3-4 महीने से जुड़े हो, एकदम से आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे और आपने खाना शुरू कर दिया और एक वीक आपने दबा की चीटिंग की, सब कुछ खाया जिसके लिए मना किया गया था, आपको ये हो रहा है, आपका बॉडी आपको ये बता रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तू खा सकती है, तू खा सकता है, कुछ नहीं हो रहा, कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। उसका इंपैक्ट आपको तीसरे वीक में दिखेगा, आज खाया हुआ उसका इंपैक्ट आपको तीसरे वीक में दिखेगा। अंडरस्टूड? तो एकदम से वजन शूट आउट नहीं होता है, लेकिन तीसरे चौथे महीने में टुवर्ड्स द मंथ ऑफ द एंड आप देखोगे कि 4-5 किलो वजन पुट ऑन हो गया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसे ही होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो तीसरे वीक में फैट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, चौथे वीक तक महीने में पूरा मतलब वो जो अगर आपने एक्सेस फैट खाया है तो बरोबर अच्छे से वो बॉडी के अंदर में फॉर्म हो जाता है, वो अपनी स्टोरेज बना लेता है वो। उसके बाद फिर मंथ एंड तक वो उसका जो बोन में जो हमें रिक्वायरमेंट जो होती है बोन के लिए, तो वहां पर में वो न्यूट्रिशन पहुंचता है। उसके बाद फिर वो भी टुवर्ड्स द एंड बोन और बोन मैरो दोनों का प्रोसेस सिमिलर टाइम पे ही होता है। और फिर जो लास्ट में जो बचता है 40 दिन पे जाता है ये, तो वो तकरीबन 40 दिन पे अपना रिप्रोडक्टिव और ओव्यूम और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां पर में 40 दिन लग जाते हैं। यानी कि अगर हम एक बूंद स्पर्म की बात करें तो कितना टाइम लगता है, आज आपने खाया तो आज आपने जो खाया ना उसको 40 दिन लगता है एक बूंद स्पर्म को बनने के लिए, बॉडी एक 40 दिन लेता है उसको बनाने के लिए। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये फ्लूइड जो रहता है हमारे बॉडी के अंदर में, जो रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड रहता है वो बहुत ही कम मात्रा में रहता है, बिकॉज इट इज अ बीज, वो बीज है, इट इज अ सीड, इट हैज अ लाइफ इनटू इट। अंडरस्टूड? और फिर 40 दिन के बाद हमारे चेहरे पे एक ओजस दिखता है। तो आपने देखा होगा, तो बेसिकली जो योगिक साइंस के हिसाब से अगर आप देखा जाए 40 दिन का मंडला चलता है, 40 से 42 दिन का मंडला चलता है, राइट? वो मंडला क्या है असल में, यही है, ये साइकिल है कि आज आपने अगर कोई चीज एस्टैब्लिश की है, उसको लगातार अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उसका रिजल्ट आपको 40 दिन के बाद दिखता है, तुरंत कुछ नहीं दिखता है। इसलिए लाइफस्टाइल अगर आप देखा जाए तो मैं जैसे कहता हूँ 21 डेज क्यों बनाए, क्योंकि असल में क्या है कि अगर आप 21 दिन के लिए फॉलो करोगे तो एक बेसिक फाउंडेशन आपका डेवलप होगा, उसके दूसरा महीना ऑलमोस्ट सब लोग फॉलो करते हैं, जो लोग नहीं फॉलो करते मुझे पता है कि उनको प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करनी, इसलिए वो निकल जाते हैं। अन्यथा बाकी के लोग कंटिन्यू करते हैं, सेकंड राउंड भी कंटिन्यू करते हैं, ताकि उनका एक 1.5 महीने का साइकिल ऐसा घूमता है ना, तो उनके बॉडी के अंदर में फॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? टच में रहने से। तो ये जो है ये सप्त धातु हो गया, हालांकि धातु के अंदर में बहुत बड़ा साइंस है, तो इतना हमें डीप में नहीं जाना है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा मैं। फिर इन धातुओं का कंट्रोल करता है शरीर के अंदर में 3 दोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ।
जो मैंने पहले बताया था, आज मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता रहा हूँ। वात का जो कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर में स्काई एलिमेंट और एयर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रहता है, अंडरस्टूड। और जो पित्त का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रहता है, अंडरस्टूड। और जो कफ जो रहता है उसके अंदर में वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट रहता है। आई बात समझ में? इसलिए जो कफ है वो ज्यादा हैवी है, पित्त है थोड़ा लाइट है, वात काफी लाइट है। वात प्रकृति वाला इंसान शुरू से ही बायोलॉजिकली वो थोड़ा लीन एंड थिन रहेगा। तो ऐसी शिकायत आपने सुनी होगी कि यह बहुत खाता पीता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। नहीं, वजन बढ़ेगा, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। जब तक उसके मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा या उसके आत्मा के चेतना के स्तर पर अगर वो बदलाव नहीं लेकर आएगा, तब तक उसकी तासीर चेंज नहीं होती है। यानी कि वात से पित्त में कन्वर्ट होना शायद पूरा जीवन चला जाता है, या तो फिर समझ लो कि आप प्रबल निर्णय लेते हो, कॉन्क्रीट डिसीजन लेते हो कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तब तक नहीं होता है। और तब तक भी नहीं होता है, जैसे कुछ महिलाएं आपने देखी होगी बचपन से शादी तक, जवानी तक एकदम दुबली पतली रहती है, वो एकदम पतली पतली, अंडरस्टूड। शादी होता है, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं उसके, फिर भी वो थोड़ा सा नॉर्मल ही वेट बढ़ता है, ज्यादा वेट नहीं बढ़ता है। एकदम से जैसे वो 30s या 40s में पहुंचती है, 30 या 35 को क्रॉस करती है, उसके हार्मोन में जो चेंजेस आना शुरू हो जाता है, सीधा वजन बढ़ जाता है उनका। जहां वो पतली होती थी एक जमाने में, वो थोड़ी सी हेल्दी हो गई, मोटी हो जाती है वो, अंडरस्टूड। फिर उसका शरीर भारी भारी लगने लगता है, उसको बहुत ही भारी लगता है। वो क्या होता है, क्योंकि हार्मोन में बदलाव आया। या तो फिर जो 10-12 साल का पीरियड ऐसा गुजरा शादी के बाद का कि काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहा ऑलमोस्ट, जिसके कारण क्या हुआ, वो झेल नहीं पाई। और वो झेल तो रही थी जैसे तैसे करके, रिएक्शन भी हो रहा था सामने, सप्रेशन भी हो रहा था, हर चीजें हो रही थी। तो वो बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देता है और वहां पर में हार्मोन्स में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, तब जाकर के ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है, लेकिन पुरुषों में बहुत कम दिखा जाता है ये। जनरली जो पुरुष पहले से पतले होते हैं वो जिंदगी भर ही पतले रहते हैं, मरते दम तक पतले रहते हैं। वो कितना भी खा ले, कितना भी वो दूध मक्खन चीज बटर पनीर जो भी है वो खा ले, तेल वेल खा ले, हैवी कैलोरी वाला फूड खा ले, वजन उसका 4-5 किलो से ही आगे बढ़ता ही नहीं है, उसी दायरे में रहता है। मुझे लोग फोन करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार वजन नहीं बढ़ता है। मैं उनको पूछता हूँ 18 साल की उम्र में क्या वेट था, तो बोलते 18 साल की उम्र में तो जी हमारा वजन 55 था। तो बोला अभी कितना, अभी 50 किलो है। तो मैं बोला तो फिर आपको क्या लगता है 70 पे होना चाहिए आपका वजन? 18 साल की एज पे अगर आपका जो वजन हो गया, वो वजन आपका एक्चुअल बजट है, वो वेट है वो आपका एट द एज ऑफ 18, अंडरस्टूड। फिर आप 40 की उम्र में ये बोलो, 40 की उम्र में आपका वजन अगर सपोज की एट द एज ऑफ 18 यू आर 50 और एट द एज ऑफ 40 नाउ यू आर 70, एंड अभी आप उम्मीद करते हो कि भाई आप यू नो, तो दैट मीन्स अगर आप 18 की उम्र में 50 था और 70 हो गए, तो दैट मीन्स डिजीज आई है बॉडी के अंदर, डैमेज हुआ है, उसको वापस नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा। ये पित्त वाले के लिए हो गया। लेकिन वात वाले के स्टेट में क्या होता है ना, अगर एट द एज ऑफ 18 अगर उसका वजन 50 था, एट द एज ऑफ 40 अगर उसका वेट 55 रहता है, और वो ये सोचता है कि मैं बहुत कोशिश की, मेरा वजन ही नहीं बढ़ा, वजन बढ़ता ही नहीं है, या कम हुआ होगा, 50 से नीचे 45 पे आ गया होगा, 5 किलो यहाँ वहां होता है, या प्लस होता है या माइनस होता है वात वाले के लिए। वात वाले को वजन बढ़ाना बहुत ही टफ है, यानी कि वजन वो उम्मीद ही छोड़ दे, बेटर है कि वो उस डायरेक्शन में ही काम ना करे। अननेसेसरी वो अपना एनर्जी, पैसा, टाइम, हर तीनों चीज वेस्ट करते हैं वो लोग। तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि वजन बढ़ता नहीं, लेकिन दूसरी समस्या शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, अंडरस्टूड। कफ का होना, बलगम का बनना, छाती के रोग, नाक के रोग, सिर दर्द, स्किन के रोग, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है उनके लाइफ में। बीपी भी हो जाता है उनके लाइफ में, अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं वो लोग,
और अगर वो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अगर जीते हैं तो उनके जितने बुद्धिजीवी लोग नहीं मिलते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग आप देखोगे ना, उनमें से जो पतले इंसान होते हैं ना, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। नेचर ने उनको काफी बुद्धि दी हुई है कि स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट उनका प्राइमरी एलिमेंट है ना, इसलिए डोमिनेंट एलिमेंट है उनका। और जो पित्त प्रकृति वाले रहते हैं ना, वो मीडियम स्टेज पे रहते हैं, उनका बॉडी मीडियम स्ट्रक्चर वाला रहता है। जैसे मेरा, मैं चाहूँ अपना वजन 100 किलो पे लेके जाऊं, मैं चाहूँ अपना वजन 50 पे लेके आऊंगा, मेरे हाथ में। वजन शूट भी करता है, वजन नीचे वजन बढ़ाने में भी शूट करता है मेरा, मुझे सपोर्ट करता है मेरा बॉडी, और वजन कम करने में भी शूट करता है। वजन तेजी से बढ़ता है, वजन तेजी से घटता है पित्त वालों के लिए। और कफ वालों के लिए वजन बढ़ जाता है, लेकिन कम होने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम चला जाता है बहुत। यानी कि जो कफ प्रकृति वाला आदमी, अगर वो 150 जैसे जितने भी 100 प्लस है ना, वो सारे कफ प्रकृति वाले हैं। पित्त वाला 100 क्रॉस नहीं करता है, करेगा तो मतलब वो बहुत कम आपको मिलेगा जो 100 क्रॉस करेगा। पित्त वाला, कफ वाला क्रॉस कर देगा, फटाक से क्रॉस कर देगा वो। 120, 130, 140 आपको दिखेंगे वैसे ओबीस पीपल एकदम। तो उनको जब वजन कम करना होता है ना, तो वो 1.5 साल का प्रोजेक्ट है वो आदमी। अभी जैसे मुझे 30 किलो कम करना था, 4 महीने में कम कर दिया मैंने। 30 किलो 4 महीने में, एवरेज क्या स्पीड हुई उसमें? पहला महीना तो खाली 5-7 किलो ही वजन कम हुआ था, तीसरे महीने में फटाक से 15 किलो वजन कम हुआ। अंडरस्टूड? तो 4 महीने में मैंने 30 केजीज रिड्यूस कर दिया था। तो ये एप्लीकेबल नहीं है वात वाले के लिए, कफ वाले के लिए। मैं बोलूँ कि मैं आपको, अगर मैं ऐसी मार्केटिंग करूँ कि 3 महीने में मैं आपका 30-40 किलो कम कर दूंगा, होगा नहीं। अंडरस्टूड? वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केस आए थे मेरे पास में। अरे सर, आपके केस स्टडी में हमने देखा कि आपने 3-4 महीने में ही 30 किलो कम कर दिया, हमारा भी हो जाएगा। मैं बोला कोशिश करोगे तो हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो कफ प्रकृति वाले थे। फोन पे बात होती थी, उन्होंने मेरा प्रोग्राम ले लिया और वो कर रहे और शुरू में तो 3-4-5 किलो तो वजन कम, किसी का भी कम हो जाएगा। वेट लॉस जब स्टार्ट करते हो ना आप, तो शुरू में 4-5 किलो तो फटाक से कम होता है, बताओ, खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरा वजन कम हो गया। बराबर है? फिर वो ये उम्मीद रखते हैं कि ये महीने में 15 किलो तो कहीं नहीं गया यार, 10 दिन में अगर मेरा 5 किलो कम हो गया तो अभी तो और 20 दिन बाकी है। यानी कि एवरेज देखा जाए 10 दिन में 5 किलो, यानी कि 20 दिन में 10 किलो और 30 दिन में 15 किलो। और वो ये सोचते हैं 2 महीने के अंदर में 30 किलो और या 3 महीने में 30 किलो फटाक से डाउन। लेकिन पूरा महीना निकल जाता है, पहले 10 दिन में 5 किलो, फिर उसके बाद जो रहता है ना, खाली 3 या 4 किलो ही वजन कम होता है। टोटल पूरे महीने में 7 से 10 किलो कम होता है, उससे ज्यादा कम नहीं होता। 10 किलो भी मैंने हायर बोल दिया है, हायर साइड बोल दिया है। 5 से 7 किलो पकड़ के चल। तो ऐसे एक लड़की का वो खुश हो गए, अरे 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 वाह 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 वाह, वजन कम हो गया, वजन कम हो गया। फिर 2-4 दिन के बाद देखा, 2-4 दिन वजन ही नहीं कम हो रहा है, वजन ही कम नहीं हो रहा है। 10 दिन हो गया, 10 दिन के अंदर में उसके 4-5 किलो कम हो गया। ऐसे ही प्रोग्राम ही अटेंड किया था उसने मेरा पिछले साल लॉकडाउन में, 21 डेज का। और फिर 10वें दिन के बाद वजन ही कम नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा है कांटे से। जैसा है वैसा ही है। उसका वेट कुछ 115 था, 116, 117 था, 111 पे आ गई वो। अभी वहां से नीचे नहीं जा रहा है। बराबर? 21 दिन कंप्लीट हो गए। सर मेरा तो खाली 4-5 किलो ही वजन कम हुआ। तो मैंने बोला कि आपको क्या लगता है 1 महीने के अंदर में आपको 40-50 किलो कम करना है? नहीं 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 सर, लेकिन पहले 10 दिन के अंदर में जब शुरू किया तो 4-5 किलो कम हो गया, उसके बाद फिर हिला ही नहीं, आधा किलो इधर यहाँ वहां हो रहा था। मतलब एटलीस्ट 4-5 किलो तो कम होना चाहिए था। मतलब ये 20 महीने, 1 महीने के अंदर में 15 किलो तो कम होना ही चाहिए था। मैं बोला किसने बोला आपको? मैंने बोला कि आपको कि 15 किलो कम हो जाएगा आपका? नहीं नहीं, लेकिन मैं एवरेज लगाई। मैं बोला आपने अपने मन से सोचा ना, आप क्लेम मत करना। मतलब उसको लगा कि मेरे ही प्रोग्राम में कुछ खामी थी, मेरे डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके भाई साहब ने मेरे से बात की थी। अंडरस्टूड?
तो लेकिन यार दिग्वासा जी वो तो परेशान हो रहे हैं, उनका वजन ही कम नहीं हो रहा है, मतलब ये तो प्रोग्राम मतलब उसको। मैं बोला पहले तो मुझे ये बताइए, क्या मैंने अपने मुंह से आपने सुना है कि मैंने कमिट किया था कि 15 किलो आपका मैं कम कर दूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से पहले महीने में? मैंने कहीं बोला है आपको ऐसा? ईमानदारी से मुझे बताना। लिखित में तो है ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैं ही कंटेंट बनाता हूं। मैं उसमें कोई गारंटी नहीं देता हूं कि आपका वेट लॉस हो जाएगा 15-20 किलो या 10 किलो। वेट लॉस होगा उतना ही लिखता हूं। अंडरस्टैंड? तो बोले नहीं ऐसा तो आपने नहीं बोला था। मैं बोला तो फिर आप साइन, लेकिन अब अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब ये तो समझो, लेकिन वजन आगे रिड्यूस क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उनको बोला एक काम, मुझे जरा पहले उसका फोटो दिखाओ, क्योंकि प्रोग्राम अटेंड कर रही थी उसने, हराम बरोबर उसने फोटो, उसने उसने अपनी वीडियो ऑन की। मैं रोज बोलता था वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन नहीं की उसने। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो है कौन, मैं शक्ल सूरत ही नहीं वो दिखा रही थी अपनी। अरे वो शर्माती है। मैं बोला शर्माती तो यहाँ पर मैं थोड़ी पब्लिक के सामने उसको दिखना है। मैं बोला यहाँ पर मैं जितने भी लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं ना, मैं स्पॉटलाइटेड हूँ, और किसी के पास टाइम नहीं है कि वो देखे कौन है यहाँ पर मैं प्रोग्राम में। इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग। नो वन इज इंटरेस्टेड कि कौन प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। अंडरस्टूड? तो फिर वो स्पॉटलाइट में आई और मैंने देखा तो वो शी वाज वेरी, काफी मोटी थी वो। मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने उनसे फोन पे बात की। मैंने कहा मुझे बताइए कि आपने जब किया तो कितना, 117 के आसपास वजन था। उसकी एक शिकायत, एक और शिकायत आई कि सर मैंने जब किया मेरा वजन कुछ 110 के आसपास, 7 किलो कम हुआ उसका, कुछ 8 किलो कम हुआ। और फिर 15 दिन के बाद देखा, तो यानी कि पहले 10 दिन में इतना कम हुआ, फिर 4-5 दिन के बाद देखा तो वजन बढ़ गया मेरा, यानी कि वजन बढ़ गया। शंख प्रक्षालन किया, वजन बढ़ गया, उसने शंख प्रक्षालन किया था। और बोला दूसरे तीसरे दिन वजन बढ़ गया। मैंने कितना बढ़ा? देखिए 115 हो गया। मैंने बोला 111 से 115, 4 किलो बढ़ गया। मैंने बोला आप जरा है ना कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप मालूम है शंख प्रक्षालन करने के बाद अगर आप ऐसा बोलते हो, दूसरे तीसरे दिन 4 किलो वजन बढ़ता है, आप अगर है ना पूरा मटन भी खा जाओगे ना, पूरा मटन लेके आकर के अगर आप खा जाओगे ना 2 दिन, तो भी आपका 4 किलो वजन नहीं बढ़ेगा। मतलब किस बेसिस पे आप बोलते हो कि आपका 4 किलो वजन बढ़ा? तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वजन कैसे किया? तो बोले मैंने वजन कांटे पे किया। मैं लोग कांटा कहाँ रखा था आपने? तो बोले जिधर कांटा रखा है ना मुझे बताइए उस कांटे के नीचे क्या था? बोले कांटा डिजिटल था। ओके ठीक है, कांटा डिजिटल है तो कांटा कहाँ रखा था? तो बोले कांटा हमने यहाँ रखा हुआ है, उसके नीचे कारपेट है। मैं बोला कारपेट हटा के वजन करो, बाद में पता चलेगा। डिजिटल कांटा अगर आप कोई, जब जैसे वो हमारा रहता है ना, वो छोटा सा वो रखते हैं ना, क्या कहते हैं वो, पैर पोछने के लिए मैट, मैट लगाते हैं बराबर, मैट लगाते हैं फ्लोर मैट। उस पे रख करके अगर आप अपना डिजिटल कांटा रखोगे, फिर वजन करोगे ना, आपका डिफरेंस दिखेगा उसके अंदर। क्योंकि उसको वहां पर में नीचे बैलेंस नहीं मिलता है जैसा चाहिए वैसा। आप उसको सॉलिड सरफेस पे रखो, तब जाकर कि वो वहां पर में अच्छे से काटा उसका दिखाएगा। वो जो मैनुअल वाला जो रहता है ना, उसमें बरोबर दिखाएगा, लेकिन डिजिटल में नहीं दिखाएगा। डिजिटल सेंस के थ्रू चलता है, उसके अंदर में सेंस रखा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। फिर उसने देखा अरे यार ये तो वजन ही वही था पहले से, क्योंकि उसका वजन 111 नहीं हुआ था। वो एक दिन उसने देख लिया था 111, उसका वजन 117, 118 से 114-15 पे ही आया था। 111 तक तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो कांटे का वो मिसअंडरस्टैंडिंग था उसका। मैंने बोला कल भी देखो, परसों भी देखो, सॉलिड सरफेस पे देखो। फिर उसने रियलाइज किया कि हाँ, मैंने उसको समझाया। ये सेम बात मैं आपको बता रहा हूँ, वेट लॉस इट इज अ प्रोजेक्ट। डिपेंड करता है आदमी कौन, इंसान कौन है, क्या नेचर है उसके बॉडी का। तो हम खाली ऐसी एडवर्टाइज देखते थे कि यू लूज योर वेट इन 1 मंथ 10 kgs। नीचे तो कोई मेंशन ही नहीं करता है। शुरू से आप बचपन से ही पतले इंसान हो, आपका स्टैग्नेंट वेट रहा है 50, 55, 60 के आसपास, तो ज्यादा आगे बढ़ा ही नहीं आपने। 60 तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। दूसरों का देखा हुआ है 60 किलो वजन, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं है 60 किलो वजन। और आपकी हाइट है 5 फुट 8 इंच या 7 इंच। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की हाइट थोड़ी कम होगी तो वेट थोड़ा कम हो जाएगा।
वात वाला आदमी अगर अगर उसकी हाइट 5.7 के आसपास होगी तो उसका वेट 55 के आसपास हायर साइड दिखाएगा। और 60 किलो देखना उसके लिए सपना है, इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट। जैसे होता है ना कि हमें बड़ा बड़ा बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है उसके लिए। 60 किलो तक वो टच भी नहीं करता है, वो उसके लिए वो मेहनत करते रहता है। उसका जो रेंज रहेगा 45 टू 55 की रेंज में रहेगा। अगर वो कमजोर होगा, बुखार उखार आएगा, जुलाब बुलाब हो जाएगा, डाइटिंग वाइटिंग करेगा तो 45 किलो पे आ सकता है, 40 किलो पे भी आ सकता है वो आदमी, हड्डी बन जाएगा वो। लेकिन जब वजन बढ़ाने की कोशिश करेगा, रोज दो दो, समझो ना, आधा 1 लीटर रोज दूध पिएगा और आधा आधा किलो ड्राई फ्रूट खाएगा, पनीर खाएगा, तो भी है ना 55, मुश्किल से 57 58, उससे आगे क्रॉस भी नहीं करेगा वो, थक जाएगा उसके अंदर में। अंडरस्टूड। लेकिन दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, बीपी होगा, बाल झड़ेंगे, स्किन के प्रॉब्लम होंगे, अस्थमा हो सकता है उसको, या फिर चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, साइनसाइटिस प्रॉब्लम, नंबर आ सकते हैं आंखों में, स्ट्रेस रह सकता है, टेंशन रह सकती है, उसको डिप्रेशन में जा सकता है, वो सारी चीजें हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर अभी मैं पित्त की बात करूं, अगर पित्त वाला अगर सपोज की वजन बढ़ाना चाहे तो शूट कर सकता है वो। जैसे अगर मुझे अभी वजन बढ़ाना हो ना, तो मैं आपको अगले महीने अपना वजन 70 पे लाके दिखा सकता हूँ, विद इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर में मेरा वजन मैं आपको 70 ला करके दिखा दूं। बस कुछ नहीं, मुझे खाली क्या करना है, रोज एक वड़ा पाव, एक बर्गर, बराबर है, दूसरे दिन पिज्जा, जो है जिस चीज के लिए मैं मना करता हूँ ना, वो चीज मेरा एक मील होना चाहिए, बस कोई भी एक मील होना चाहिए। एक मील तला हुआ होना चाहिए, एक मील डेयरी वाला होना चाहिए दबा के, जिसके अंदर में चीज हो, मक्खन हो, सब चीज हो। 10वें 12वें दिन, 15 दिन के अंदर में मेरा वजन 70 दिखाएगा, 70 75 दिखा देगा। तो आप सोचोगे क्या बात है यार, साला हमारा वजन ही नहीं बढ़ता है, कहां से वजन बढ़ेगा? मेरा बॉडी का नेचर ही मैं पित्त प्रकृति वाला हूं, मेरा नेचर ही वैसा है। अंडरस्टूड। वजन बढ़ शूट करेगा सीधा। और अगर मैं ठान लूं कि मुझे वजन कम करना है अभी, तो 15 दिन के अंदर में मैं सीधा 5-7 किलो वजन कम कर दूंगा अपना। 1 महीने के अंदर में पित्त वाला आदमी 1 महीने के अंदर में 15 किलो तक रिड्यूस कर सकता है। मैंने ये किया है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। 2019 में मैं ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि मैं बोला चलो मैं वजन बढ़ाता हूं अपना, 70 पे लेके गया। पूरा 1 महीना, एक ही महीने में मैंने वजन 10 किलो बढ़ाया और 10 किलो कम किया। जैसे कि महीने की शुरुआत हुई, आज स्टार्ट करते, तो मैंने खाना शुरू कर दिया, डेयरी खाना स्टार्ट किया, वजन बढ़ते गया, वजन बढ़ते गया, गया 60 से 70 तक पहुंच गया। फिर अभी यहाँ से हम कम करते हैं, तो मैंने फिर रॉ डाइटिंग, 1 टाइम कुक मील, वो सब फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे फटाक से 2 दिन के अंदर में 1 किलो, तीसरे दिन के अंदर में आधा किलो, और धीरे 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 15 दिन के अंदर में वापस नॉर्मल 7-8 किलो कम हुआ। तीसरे हफ्ते तक 10 किलो नीचे आ गया मेरा वेट। इट हैपन्स, इट इज अ गेम। हमारे लिए खेल है, पित्त वालों के लिए खेल है, वजन बढ़ाना, वजन कम करना। लेकिन अभी कफ वाला रहेगा ना, तो उसको अगर वजन नीचे लेके आना है, 1 महीने के अंदर में पहला महीना अगर वो स्टार्ट करेगा ना, तो दम तोड़ के भी मेहनत कर लेगा ना, 10 किलो से नीचे वजन कम नहीं होगा उसका, क्योंकि उसकी चर्बी मोटी हाथी के बराबर रहती है। ओबीस आदमी वैसे ओबीस नहीं बनता है, उसकी जो फैट जो रहता है ना, मोटी चर्बी रहती है उसकी। तो पहले पहले जब स्टार्ट करो खुश हो जाते हैं, क्या बात है 5 किलो कम हो गया जी, बढ़िया, मजा आ गया जी। फिर देखो बाद में फिर उसको है ना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, यानी कि धीरे 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 3 महीना अगर वो आदमी रुक गया ना, क्योंकि कफ वाले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो अपने टंग पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो आदमी, वो इंसान टंग पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए तो वो मोटा बन गया ना। इंटरेस्ट में उसको मिला, यानी कि डिविडेंड भी मिला, इंटरेस्ट भी मिला उसको, एकदम पूरा मल्टीप्लाई होता है उसका वेट। तो खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, खाते ही जाता है वो आदमी। तो उसको कम करने के लिए पहले तो उसकी सबसे बड़ी चैलेंज है, उसको 3 महीना लग जाता है टंग पे कंट्रोल लाने के लिए, इसलिए उसका वेट रिड्यूस नहीं होता है। तो पहले 3 महीने में खाली 20 किलो के आसपास वजन दिखता है उसका, 15 से 20 किलो ही कम होता है पहले 3 महीने।
अंडरस्टूड। और फिर जब अगर वो टिक गया, फिर 6 महीने में देखोगे कि वो 40 किलो के आसपास उसका वजन कम हुआ, लेकिन अभी भी वो ओबेसिटी श्रृंखला में है, कि अभी भी वो 90 किलो के आसपास में, अगर वो 120 130 के आसपास था। फिर साल भर होते होते वो नॉर्मल बॉडी का जो जो स्टेट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, माने कि अगर उसकी हाइट 5.7 या 8 है और उसका वजन 120 किलो के आसपास है, तो उसका वेट 70 के अंदर होना चाहिए। वहां तक आते आते 1 साल लग जाता है, अराउंड 1 साल हो जाता है। 9 से 12 महीने पकड़ के चलो, उतना पेशेंस और लगातार कंसिस्टेंट काम करते रहना पड़ता है। अंडरस्टूड? ऐसा होता है। तो ऐसे है, मैंने 1-2 ओबीज को भी मैंने वेट लॉस में हेल्प की है मैंने, तो काफी जबरदस्त रिजल्ट मिला है उनको। आगे बात समझ में? अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। गुरुजी, ये पूछना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि अपनी क्या प्रकृति है, पित्त है या वात है या कफ है? देखो, बात आपका वेट क्या है, आपकी हाइट कितनी है? मेरा हाइट है 5'10". वजन कितना है? वजन अभी करंटली 59। आप शुरू से ऐसे ही, आप बात प्रकृति में, मैं तो वैसे मैंने पूछा, ऐसे ही पूछा खाली आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको देख के ही मुझे पता था कि आप बात वाले हो। मैं यहाँ पर मैं सबकी शक्ल देख के बोलता तो कौन कौन सी प्रकृति वाला आदमी है। बट मेरा 77 तक गया है गुरुजी। 2 साल पहले तक, 2 साल पहले मेरा 77 था। मनोस्थिति कैसी थी आपकी? आपने जैसे वात वाला बताया वैसे ही। 5'10" बताया ना आपने? हाँ। हाँ, तो मैं क्या बोला, मैंने 5'7", 5'8" के आसपास बताया। 5'7", 5'8" वाला आदमी जो है ना, 55-60 के आसपास ही घूमता रहेगा। उसकी हाइट ऊपर जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन बात प्रकृति वाला आदमी है, अभी वो पिच हो गया है, लेकिन शुरू से वो बात थे। अंडरस्टूड? तो जैसे कि उनकी हाइट अगर 6 फुट के करीब करीब किसी की रहती है ना, तो वजन, सीधी सीधी बात है, बोन का भी तो वेट पकड़ना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से आप वजन आपका 70+ पे जाएगा वो वजन। लेकिन अगर आपको 100 पे जाना है, नहीं जा सकते हो आप। वो टाइम पे आपकी मनस्थिति कैसी थी, परिस्थिति कैसी थी, वो भी देखना पड़ेगा। मनस्थिति परिस्थिति कैसी थी, मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। वो टाइम पे 77 था। मनस्थिति मनस्थिति तो नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल, मतलब ज्यादा टेंशन वेंशन ऐसा कुछ था नहीं था। और परिस्थिति कैसी थी? परिस्थिति मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था, नॉर्मल। अच्छा, था। तो 18 साल की उम्र में क्या वेट था आपका? उस टाइम पे तो कम ही था, मतलब आई थिंक अराउंड 52 53 ऐसे ही रहा होगा, 53। लेकिन इतना मुझे याद है कि व्हेन आई वाज अराउंड 24 25 of 26 years of age, तब मेरा जो आपने स्टोरी बताया कि मैं 57 था उस टाइम पे, मेरा वेट अराउंड 2009 में। तो मैं जी जान लगा देता था 60 टच करने के लिए, तो जूस पीता था, ये करता था, वो करता था, केला खाता था। लेकिन मेरा 59 तक मैं पहुंचा था उस टाइम पे, और वो 1 किलो टच करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी 60 तक पहुंचने के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती थी 60 तक पहुंचने के लिए। बट फाइनली मैं पहुंचा था 2010 में, 60 टच किया था। बट फिर वैसे ही खाने पीने की आदत और वो सब आदतों की वजह से धीरे धीरे वेट पुट ऑन करना शुरू हुआ। एंड देन कॉर्पोरेट लाइफ और सेल्स में, मैं भी सेल्स प्रोफेशन में हूँ, तो नाउ आई डोंट ड्रिंक, बट उस टाइम पे काफी पीना वीना भी हो जाता था, सोशलाइजिंग होता था। तो आई थिंक उसकी वजह से ये सब कुछ। मैं वो मनस्थिति परिस्थिति पूछ रहा था, तो परिस्थिति में ये भी आ जाता है कि भाई हार्मोन का इफेक्ट है ना, अगर नशीली चीजें लेते हो, बॉडी के विरुद्ध आहार अगर लेना शुरू कर दे, तो बॉडी का हार्मोन बदलता है। वो सब हुआ था, वो सब हुआ था। अगर आपने नहीं किया होता ना, अगर वो बॉडी को जो जो बॉडी के हार्मोन को चेंज करता है, अगर आपने वो चीज नहीं की होती ना, तो आपका वजन 77 आप जिंदगी में नहीं देख पाते थे। अगर आपने यही सोचा होता ना, कि जैसे कि सपोज कि अभी आप बिल्कुल ही एकदम चुस्त धार्मिक आदमी होते थे, बराबर है,
मतलब चुस्त, एकदम चुस्त धार्मिक आदमी जिसके अंदर में ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाना है, वैसा इतना चुस्त। तो इस स्थिति में आप ना 70 बोले तो ख्वाब होता था आपके लिए, ख्वाब, ख्वाब समझते हो, शायद नेक्स्ट जन्म में हो सकता था ये। नेक्स्ट जन्म में आपको विधाता वैसा शरीर देता था कि जहां पर ले बेटा अभी अभी तू ये इस जन्म में तू 70 का वजन भोग तू। अंडरस्टूड? तो ये सारा कुछ हमारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो लेकिन अभी यहाँ बढ़ पर नहीं रहा है, हाँ? अभी बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है अभी। नहीं बढ़ेगा। अभी आप दारू पीना शुरू कर दोगे वापस वो हार्मोन चेंज होगा, तो क्योंकि दारू जो है ना वो एक्चुअली क्या होता है ना, फिजिकल बॉडी को खराब करता है, मनस्थिति को बिगाड़ता है और एनर्जी बॉडी को भी खराब कर देता है। यानी कि बॉडी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या, ये मेरा फूड नहीं है, ये आदमी डाल रहा है इसके अंदर में, बॉडी को कुछ पता नहीं है, तो हार्मोन बदलता है उसके अंदर, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। अंडरस्टूड? दारू पीना जैसे ही बंद कर देते हो हमारी मनस्थिति बहुत ही साफ सुथरी हो जाती है, हम बहुत ही एकदम पवित्र शुद्ध इंसान। नॉनवेज बंद किया और ऑनियन गार्लिक, नॉनवेज, चाय, कॉफी और अल्कोहल और सभी नशीली चीजें, अगर आपने वो सारी चीजें बंद कर दी, हॉर्मोन्स आपके वापस नेचुरल अवस्था में आ जाएंगे, जो आपका नेचर था, प्रकृति ने जो आपको डिजाइन किया। हम अब्यूज करते हैं, पता है, ड्रिंक लेकर की, नॉनवेज खाकर की, नशा करके की, हम अपने शरीर को अब्यूज कर रहे हैं। वी आर टॉर्चरिंग द नेचर ऑफ अवर बॉडी। हमारे अंदर में भीतर में परमात्मा है, वो परमात्मा ने डिसाइड किया है क्योंकि तेरा वजन इतना ही रहेगा, तू यही खाएगा, यही तेरी लाइफस्टाइल रहेगी, यही तेरा शरीर है। अंडरस्टूड? अभी हम वो सारी चीजें खाते हैं तो परमात्मा यहाँ पर में बेचारा दुखी होता है, तो वो बिगाड़ देता है। अगर परमात्मा भीतर जो बैठा हुआ है वो दुखी होगा तो हमारा शरीर दुखी होने ही वाला है उसमें, और सारा सुख हम शरीर के माध्यम से भोगते हैं। तन का सुख, मन का सुख और आत्मा का सुख, सभी सुख तो हमें शरीर के माध्यम से ही मिल रहा है ना, और कौन से माध्यम से मिल रहा है? अंडरस्टूड? दारू पीते हैं तो शरीर को अच्छा लग रहा है और शरीर भी बिगड़ता है। और अगर हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान धर्म, मेडिटेशन, योगा करते हैं तो वो भी शरीर को ही अच्छा लग रहा है और मन को अच्छा लग रहा है। तो जो भी हम कर रहे हैं हम इस शरीर के लिए कर रहे हैं, इस जीवन के लिए कर रहे हैं। इसलिए हार्मोन ऐसे बदलते हैं। इसलिए मैंने क्या बताया है कि जैसे महिलाओं के केस, मैंने क्या बताया, मैंने वो शुरू में बताया ना कि बहुत ही कम मेल ऐसे मिलेंगे जिसका वजन वात से पित्त की तरफ बढ़ेगा, बहुत कम केस ऐसे मिलेंगे, ज्यादातर केस में नहीं मिलते हैं ऐसे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? हार्मोन चेंज होता है हमारा, 12 साल में हार्मोन चेंज होता है हमारा। अभी वो डिपेंड करता है कि आप क्या फूड इंटेक करते हो, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। इट टेक्स 1 सोलर साइकिल। तो जो सोलर साइकिल है वो 12 साढ़े 12 साल का है, रहता है वो। तो 12 साल के अंदर में क्या रहता है ना, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। या तो आप जवानी की तरफ, या तो आप एकदम यंग की तरफ आगे बढ़ते हो, या तो बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ते हो। जैसे मेरे केस में क्या हुआ, लोग मुझे क्या बोलते हैं कि यार आप दिखते ही नहीं हो यार, 40 हो, 40, 41, 42 लगता हूँ क्या मैं? आपको लगता है कि यार 40 हूँ? मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे लोग बोलते हैं अरे सर क्या बात है, आप तो मुझे वीडियो में देखते हो ना, अदरवाइज तो जो मुझे लाइव आकर के देखते हैं ना पर्सनली, जो मेरे साथ योगा करते हैं, वो बोलते हैं अरे सर हम तो लगा कि आप 30s में हो, यानी कि आपकी एज 30-31 के आसपास होगी। तो वो इट इज लाइक यानी कि अभी आप कैसे उसको बॉडी को एजिंग प्रोसेस को अगर आप स्लो कर देते हो, योगा से, डाइट से एजिंग प्रोसेस को हम स्लो कर देते हैं। अंडरस्टूड? फर्दर डैमेज नहीं होता है, जितना डैमेज हो गया बस वहां से वो रुक जाएगा, वहां से रिवर्स कंडीशन में जाएगा वो। धीरे 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 आप उसको फॉलो करते जाते हो, तो 4-5-6 साल, 10-12 साल के अंदर में अगर आप की एज अब इस वक्त 40 है, तो 50 की उम्र में अगर आप सपोज की फॉलो, 40 की उम्र में आपने स्टार्ट किया इसको प्रैक्टिस करना, जब आप 50 के हो जाओगे, 50 की उम्र में आप 40 ही लगोगे, आप 50 ही लगोगे। अंडरस्टूड? लेकिन अगर नहीं करते हो तो आप 40 के बाद में तो है ना, डबल स्पीड से शरीर खराब होता है, डबल स्पीड से आदमी बूढ़ा होता है, पता है? तो 45 में वो 60 का लगता है आदमी। एट द एज ऑफ 34, आप एट द एज ऑफ 33, मैंने अपना फोटो दिखाया ना था आपको, दिखाया था नहीं दिखाया था? एट द एज ऑफ 34 मैं 40 का लग रहा था, मैं 40-42 का लग रहा था मैं अपनी फोटो शेयर करता हूँ ग्रुप में, देख लेना।
Understood? At the age of 31, 32, मैं 38, 39 का दिखता था, लेकिन एट द एज अभी अभी मेरी एज 40 साल की है, मैं इसमें 30 का दिखता हूँ, तो इट इज टोटली ऑन अस, हमारे ऊपर है। और बॉडी के अंदर में वो मैकेनिज्म है, एजिंग की तरफ आगे बढ़ाओ या एंटी एजिंग करो उसको। ये पॉसिबल नहीं है कि आप 18 साल के हो जाओ, आपकी एनर्जी 18 साल की हो सकती है। बॉडी के अंदर में जो वाइब्रेंसी है ना, इम्यूनिटी 18 इयर्स वाले की हो सकती है, लेकिन स्किन 18 इयर्स वाले की नहीं हो सकती। वो तो विधि का विधान ही वैसा है, नियम है कुदरत का। जो इंसान पैदा होता है वो बूढ़ा होने ही वाला है। हाँ, बुढ़ापा कितना आप कितना लंबा खींच सकते हो वो हमारे हाथ में है। कितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं हमारी एजिंग को, वो हमारे हाथ में है। सपोज कि अगर आपको 100 साल जीना है तो आपके हाथ में है, 200 साल जीना है तो आपके हाथ में, तो आप उस शरीर को टिका सकते हो। अंडरस्टूड? 50 साल में ही मरना है तो फिर वो भी आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। आप क्या बोले तो मैं भी आ गया उसके अंदर में। और 30 साल में मरना है तो वो भी हमारे हाथ में है। पिछले से पिछले साल में मेरा कजिन मेरी एज का, जब मैं 38 साल का था, गुजर गया वो बेचारा। बोला एट द एज ऑफ 38 हार्ट अटैक आया उसको। वो भी था, मोटा था वो। सोचो, क्योंकि लाइफस्टाइल बुरी थी ना, गलत थी। उसके पेरेंट्स ने बताया है कि ये खाने में बिल्कुल ही संयम नहीं था इसका, कभी भी कुछ भी खाता है, रात को भी खा लेता था, दोस्तों के साथ घूमता था, खा लेता था। तो इट हैपेंस, ब्लॉकेज आ जाते हैं यहाँ पर, में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो हमारे ऊपर इट्स टोटली ऑन अस कि हमें कैसा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है या फिर रोग वाला जीवन जीना है। अगर हमें रोग आया है तो वो भी हमारा ही कसूर है, उसके अंदर में हमने ख्याल नहीं रखा है उसका। और जब अपॉर्चुनिटी मिली कि इसके बारे में हम नॉलेज ले और सीखे और हम इसका ख्यालात करें, हम इसको इम्प्रूव करें, रिवर्स करें, तो उस पर एक्शन नहीं लिया, उस पर काम नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, भरोसा नहीं किया। थोड़े टाइम के लिए किया और फिर बाद में छोड़ दिया। तो जितने लोगों को बीमारियां वापस शूटअप हुई है, उनका रीजन ही वही है कि उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया। इट टेक्स टाइम, इट इज अ लाइफस्टाइल। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर अच्छा कितना टाइम फॉलो करना पड़ेगा? अरे भाई, आपका ये प्लानिंग है क्या कि आप टेम्पररी ठीक हो जाओ 2, 4, 6 महीने के लिए और फिर वापस आप उस जोन में चले जाओ? आप जिंदगी भर स्वस्थ होना चाहते हो या फिर टेम्पररी स्वस्थ होना चाहते हो? इसलिए फिर ये एफर्मेशन मैं उनको बोलता था कि आप आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हो या फिर साल 2 साल के लिए स्वस्थ होना चाहते हो। तो आपका लक्ष्य, मैंने पता है पहले दिन ही आपको बोला था कि आप मौत कैसी देखते हो। आप अपनी हॉस्पिटल में देखते हो, आईसीयू में देख रहे हो, बीमार होकर के मरते हुए देख रहे हो, एक्सीडेंटल डेथ देखते हो। व्हाट काइंड ऑफ, आप में से किसी ने विजुअलाइज किया कि नहीं, कि आपने सोचा कि नहीं सोचा कि आप कैसा मरना चाहते हो? क्योंकि मृत्यु भी हमारे हाथ में है। ये खाली एक कहावत है कि भाई यम आते हैं हमको लेके जाते हैं। भाई लाइफ यम के हाथ में ही है, वो मैं मानता हूं, लेकिन यम ये भी बोलता है कि भाई आपको किस तरीके से मैं लेके जाऊं वो आप डिसाइड करके बोलो मुझे। आईसीयू में से लेके जाऊं, समाधि से लेके जाऊं, रास्ते से लेके जाऊं, एक्सीडेंट में से लेके जाऊं, कूड़े कचरे से लेके जाऊं, या फिर ऐसे ही हम लोग कि भाई चलते चलते मर गए ऐसे ही लेके जाऊं? कैसे लेके जाऊं वो आप डिसाइड करो। आऊंगा जरूर मैं लेने के लिए। यम के हाथ में खाली प्राण लेने का काम है और कुछ काम नहीं उसका, लेकिन हमें प्राण को कैसे छोड़ना है ना, वो हमारे हाथ में है। मेरी माता हमेशा बोलती थी, जब भी वो, अभी तो नहीं, वो गुजर गई, उसको 10 साल हो गए, 2011 में उनका डेथ हुआ, तो ये साल उनका अभी 10 साल कंप्लीट होगा सितंबर महीने में। तो वो बोलती थी, वो हमेशा बोलती थी कि मेरी ईश्वर मुझे ऐसी मौत दे कि मैं सो जाऊं और मैं गई बस, मुझे पता ना चले। हालांकि वो ओबीस थी और डायबिटिक पेशेंट थी, और उनको लास्ट में शुगर इतना शूट हो गया, गैंग्रेन शायद वो इफेक्ट आया होगा उनको, तो वो उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से, तो बेहोश हो गई, बस घर में ही बेहोश हो गई।
एम्बुलेंस बुलानी पड़ी उनको लेके, आंख उनकी बंद हो गई, घर में सांस चल रही थी, एम्बुलेंस आई, उनको लेके गए। और मैं मुंबई में था उस दिन, मैं और मेरे बड़े भाई, और पुणे में था, मतलब मेरे पिताजी और मेरे मदर और मेरी बहन छोटी, सॉरी मेरी बड़ी बहन और उनकी फैमिली सब पुणे में रहते थे। वो अभी तो सब आगे वहां से छोड़ दिया, कोथरूड में तो लेके गए उनको। और कितने बजे कुछ फोन आया, 7-8 बजे कुछ फोन आया हमको, 8 बजे के आसपास शाम के, और हमने तुरंत गाड़ी की और निकल गए पुणे। रात को 1 बजे हम पुणे पहुंचे और हॉस्पिटल में देखा, तो हॉस्पिटल में देखा कि वो आईसीयू में भर्ती थी और वो बस आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर ने कहा कि बस चल रहा है, अभी तो वेंटिलेटर पे है, देखते हैं, अभी हालत तो ठीक है। लेकिन सुबह उनकी डेथ हो गई। बस 24 घंटे भी नहीं हुए उनको, यानी कि वो बेसुध हो गई, उसने अपनी आंख भी नहीं खोली उसने। वो बार बार बोलती थी कि मेरी आंख बंद हो जाए और मुझे पता भी न चले कि मैं मरने वाली हूँ, मैं बस मेरे प्राण चले जाए। तो वो उसने वैसे ही डिसाइड किया था उसने। तो जो लास्ट जो स्टेज था ना, इट वाज नॉट अ पेनफुल डेथ नहीं थी उनकी वो, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। इसलिए बेहोशी की अवस्था में शरीर को अगर दर्द होता है, कुछ होता है, पता भी नहीं चलता है। अगर आप उसको काट भी दो ना तो कोई पता नहीं चलता है। अंडरस्टूड? बेहोशी वो हालत है, इट्स अ नियर अबाउट कोमा स्टेट रहता है। तो वो था उसका। तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है। तो माय डियर फ्रेंड, कभी ये मत बोलिएगा कि भगवान के हाथ में है, जैसी भगवान की इच्छा, जैसी हरि की इच्छा, जैसे राम की इच्छा, जैसे कृष्ण की इच्छा, नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे ही आपकी मृत्यु होगी। वो खाली तथास्तु बोलता है। तो आप विजन बनाइए पहले। मुझे ये दावे के साथ कहता हूं, यहां पर मैं किसी ने विजन नहीं बनाया है, 1-2 जन को छोड़ करके, बराबर, विजन नहीं बनाया। आपने सोचा ही नहीं कि आपको क्यों, कैसे डेथ चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए, एक्सीडेंट चाहिए, या फिर बैठे बैठे माला जपते जपते चले गए, या फिर समाधि ले ली, काट दिए गए, या फिर जला दिए गए। क्या चाहते हो आप? पूजनीय बनना चाहते हो, या फिर कि चलो कितने लोग आना चाहते हो? बाला साहब ठाकरे को इतनी ज्वलंत उसको अंतिम विदाई मिली क्योंकि उसने वैसा सोचा था। हर आदमी सोचता है कि मैं अमर बनना चाहता हूँ, वो आदमी सोचता है कि मैं अमर बनना चाहता हूँ, मरने के बाद मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे याद करने चाहिए सालों साल तक। तभी तो इतनी सारी भीड़ हुई उसके पीछे। ऐसे योग बनते हैं ना, हमारे हाथ में देखकर की, कुंडली में देखकर की, ज्योतिष बताता है कि आपको ऐसा योग है। मेरे कुंडली में भी लिखा हुआ है ऐसा, बोला है कि आप जितना आप पूरी जिंदगी मेहनत करोगे ना, मरने के बाद है ना, लोग आपको भगवान की तरह मानना शुरू कर देंगे, देखना आप अमर बन जाओगे। ऐसे योग है, क्योंकि मैं वैसा सोचता हूँ, मैं शुरू से सोचता हूँ ऐसा, मैं शुरू से यही सोचता हूँ कि मैं कुछ काम करके जाऊं। क्योंकि क्या है, उसका प्रोग्रामिंग मेरी मदर ने किया है। आई एम एक्चुअली गर्भ में ही मेरा प्रोग्रामिंग कर दिया था मेरी माता जी ने। ये तो मुझे बाद में पता चला, जब मैं जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार इनको जब समझ आई, तब मुझे पता चला। तो मेरी मदर ने क्या, वो बोलते लोग मिन्नत मांगते हैं, पता है, मन्नत मांगते, ये करते हैं, संकल्प लेते हैं कि किसी देवी देवता का वो ये करते हैं, बोलते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको ऐसा बच्चा दे दे, तेरे जैसा बच्चा दे दे, उसके जैसा बच्चा दे दे। कोई कृष्णा की मन्नत मांगता है, कोई राम की मन्नत करता है, कोई किसी साधु की मन्नत करता है, वगैरह वगैरह। ये हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, पता है ना, कि लोग तपस्या करते रहते हैं सालों साल तक, और फिर उनको ऐसा पुत्र वरदान देते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो। शास्त्र में जो हम देखते हैं ना, आपने कथाओं में देखा होगा, सुना होगा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वो सब में वो सारी ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी रहती है कि उसने वो तो लग गए कड़ी तपस्या में, और उन्होंने बदला लेने के लिए, या फिर बोले कि ये करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए। महाभारत में भी ऐसे सारे बताया है। तो इट इज ऑल इन्वोकेशन बेसिकली। जैसे महाभारत का ही एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। तो महाभारत में जैसे वो बताते, कुंती को ये वरदान मिला था कि तुम जो बोलो तुमको वैसा पुत्र मिलेगा, वैसी संतान मिलेगी, तुम जैसा सोचोगे वैसी संतान मिलेगी, तुम डिजाइन करोगे उस
तो वो क्या कहते, तो उनको बोले कि भाई हाँ ठीक है चलिए भाई ओके, तो उसने सूर्य की तरफ देखा, मुझे सूर्य जैसा पुत्र चाहिए, तो कर्ण आ गया। फिर उसने बोला कि धर्मराज के धर्म आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए, तो वैसा पुत्र आ गया। तो वायु तत्व को बोला कि एयर एलिमेंट को बोला कि मुझे तुम्हारे जैसा ताकतवर चाहिए मुझे एकदम, तो वो आ गए। तो ये सारा कुछ इट इज ऑल प्रोग्रामिंग, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या होता है ना कि हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे भीष्म पितामह तो वो भी प्रोग्राम से आए थे, गेटिंग माय पॉइंट। तो वैसी सोच रखती थी वो शांतनु, वैसा सोच रखता था कि मुझे गंगा के वेग के जैसा लड़का चाहिए, मुझे गंगा का जैसा प्रवाह है ना नॉन स्टॉप, कोई इसको रोक नहीं सकता है, उसकी ताकत को कोई रोक नहीं सकता है, इसकी फ्लो को, इसके फोर्स को कोई रोक नहीं सकता है, मुझे वैसा पावरफुल लड़का संतान चाहिए। इसलिए उसको गंगा पुत्र मिला भीष्म। भीष्म देखो, यानी कि वो सरेंडर हुए थे, पता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्योंकि उसको हराना इम्पॉसिबल था, उसको हराना इम्पॉसिबल था। वो गंगा के वेग की तरह है, वो सही सरेंडर हिमसेल्फ, बोल के ठीक है ओके खत्म करो मुझे, मैं रुक जाता हूं। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो इट इज लाइक दिस ना। तो ये मेरी माता ने प्रोग्रामिंग किया था मेरे लिए, जब मैं नहीं था, जब वो चाहती थी कि कोई ऐसी संतान आए जो इस प्रकार से काम करे थोड़ा समाज के लिए अपना, क्योंकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल थी और उसको चाहिए था कि वो बहुत पढ़ती थी गीता रामायण वो सब करके। तो जब वो मुझे बोलती थी कि जब व्हेन आई वाज इन कुंभ, जब वो प्रेग्नेंट थी मेरे वक्त, तब वो रामायण पढ़ती थी, उसने रामायण पढ़ ली 4-5 बार 9 महीने में। और शी वाज अ वोरेशियस रीडर, वो बहुत पढ़ती थी, यानी कि उसका फेवरेट टाइम पास बुक रीडिंग था, और वो भी शास्त्र बस। इसलिए मैंने शास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे अंदर में क्या आता है ना, अंदर से आता है, इंट्यूशनली मुझे आ जाता है शास्त्र का नॉलेज। तो लोग मुझे बोलते हैं आपने अच्छी पढ़ाई की लगती है, मतलब पढ़ाई नहीं किया है, अंदर से आ जाता है, अभिमन्यु के जैसा, और कुछ नहीं है। जब वो मैं पेट में था, वो उसने पढ़ा होगा तो वो मेरे अंदर से आता है। रामचरितमानस उन्होंने पढ़ी, मेरी माता ने। रामचरितमानस के अंदर में ना पूरा डाइट फूड के ऊपर में जबरदस्त पूरी चौपाई है, उसके अंदर में पूरी की पूरी चौपाई है, एक पूरी चौपाई है जिसके अंदर में खास करके ऐसा वर्णन किया गया है, यानी कि जो वाल्मीकि ऋषि है वो ऐसा वर्णन करते हैं उसके अंदर में कि प्रभु राम लक्ष्मण और सीता जब वन में गए, वो जिस स्थिति में गए उसी स्थिति में वापस आए, यानी कि 14 साल का वनवास था ना उनका, हाँ 14 ईयर्स। तो जिस स्थिति में वो गए थे, यानी कि 14 वर्ष में आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो भी खास करके, यानी कि एजिंग प्रोसेस होती है फास्ट। 14 वर्ष कोई 14 दिन थोड़ी है, आदमी पता है सीधा कितना फर्क दिखता है उसके अंदर में, बॉडी में। लेकिन जब वो छोड़ के गए थे और जब वो वापस आए, वैसे के वैसे थे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, चेहरे पे ग्लो, बाल सफेद नहीं हुए, जो वही जवान दिखते थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या रहस्य है, सीता माई भी वैसी, क्योंकि सीता माई आने के बाद बच्चा पैदा किया उसने। अगर समझ लो कि अगर उन्होंने 18 साल की उम्र में भी अगर शादी की होगी ना, और समझ लो शादी करने के बाद 1-2 साल में उनका वनवास हो गया, मान लो कि 20 साल में उनको वनवास हो गया, तो 14 वर्ष बोले तो 34-35 की एज हुई वो टाइम पे। यहाँ पर मैं 35 की एज में तो हम बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं, और 35 की एज में वो 20 साल के ही लगते थे। वो एक अनुमान कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं, एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, एक अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं। तो वो युद्ध करके भी आ गए, सब कुछ करके आ गए, करकुर आकर की, और आए तो बोले कि जैसे गए वैसे ही थे, ये तो कुछ हुआ ही नहीं फर्क, मतलब ये लग ही नहीं रहा है कि भाई इनको 14 साल जंगल में रह करके आए, वरना जंगल की जिंदगी बहुत ही ये है, मतलब इट इज वेरी रफ लाइफस्टाइल। आप जाओ जंगल में रह के दिखाओ, 1 दिन में भी नहीं आप वापस रिटर्न आ जाए, अपना काम नहीं है यहाँ पर। मैं तो घनेरे जंगल में, वो भी अच्छा, वो तो छोड़ो, घने जंगल तो छोड़ो, लेकिन पूरी यात्रा जो उसने की उसमें, तो वो चौपाई में पूछते हैं, तो इट्स लाइक एन इंटरव्यू। तो राम जी बताते हैं कि भाई आप ऐसा क्या करते थे कि इतना जबरदस्त आप यंग रहे। तो बोले कि भाई एक तो क्या हुआ ना कि ये विधि का विधान था, ये प्रकृति ने हमको सपोर्ट किया। एक तो मेरा भी सपना था कि मैं ऋषियों के साथ में रहूं, जंगलों में रहूं, इसलिए उनको इस प्रकार का उनको ऐसी सजा मिली।
और सजा तो खाली वो विलिंगली एक्सेप्ट की, क्योंकि जब वो टाइम पे सजा मिली, जनक जी ने बोला था, वो कौन सी माता थी जिन्होंने ये सब करवाया, जो भी थे वो भरत की माता, तो उन्होंने उससे कहा कि भाई ठीक है, मैं अपने सारे शब्द वापस ले लेती हूँ और उनको वापस बुला लीजिए आप। तो वो तो सारे गए थे, लेकिन उन्हें नहीं, मैं रघुकुल हूँ, प्राण जाए वचन ना जाए, एक बार मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मैं उसको फॉलो करके ही रहूंगा, बस कमिटमेंट, खत्म बात। अभी ये मेरी इच्छा है, ठीक है आपने अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि मैं रहना चाहता हूं। तो वो तो रहे 14 साल बराबर है। तो उनकी इच्छा थी कि वो ऋषियों के सानिध्य में रहे, आश्रम में जाए, वहां जाए, यहाँ जाए, तप करे, ये करे, वो करे, सब चीज करे। तो उनको पूछा था आप क्या करते थे, तो वो बोले हाँ कई कई। तो उनको पूछा क्या आप करते थे, कुछ नहीं, ध्यान करते थे, योगा करते थे, साधना करते थे, मंत्र वर्त्र पूजा वर्चा करते थे, ये सब चीजें करते थे। उसके बाद फिर भोजन में बोले तो कुछ नहीं, फ्रूट खाया, पत्ते खा लिए, नदी से पानी पी लिया हमने, नदी में स्नान कर लेते थे, क्योंकि वहां पर में तो टैप नहीं था, नल तो नहीं था, कुआ तो था नहीं। उन उन दिनों तो लोग नदी के किनारे अपना बसेरा बनाते थे लोग, अंडरस्टूड। तो नदी में गए, स्नान करके आ गए, अंडरस्टूड। और पेड़ पौधों से फ्रूट्स निकाल लिए, खा लिए, और पत्ते खा लिए, तो ये उनका फूड था। पत्ते खाते थे, फ्रूट खाते थे, पानी पीते थे, इस प्रकार से। और सब्जियां भी खा लेते थे, जहां जो मिला वो खा लिया, जो भी फ्रूट मिला उससे अपना पेट भर लिया, भोजन कर लिया उससे। यही उनका भोजन था, इसलिए तो यंग रहे। देवर 100% ऑन रॉ फूड। 14 साल वो 100% रॉ फूड पे थे, वो टोटली रॉ फूड पे थे वो। इसलिए इतना पावर, इतना तेज, कि आने के बाद भी बाकी के सारे लोग बूढ़े हो गए थे वहां पर में, अयोध्या में। और ये बताए एकदम जबरदस्त, बोले क्या बात है, जैसे गए वैसे आए, अंडरस्टूड। इसलिए फिर उन्होंने राजपाट लिया। तो ये पूरी चौपाई है। तो मेरी मदर ने क्या प्रोग्रामिंग की है मेरी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को खाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसा किया था मेरी मदर ने। तो मुझे बचपन से ये शौक था कि मैं योग के विषय में, आध्यात्मिक के विषय में कुछ ना कुछ काम करूंगा। लेकिन क्या होता है, कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें ऑफ ट्रैक लेके जाता है। तो मेरा जो यंग एज का जो टाइम जो रहा, मेरा टीन एज का टाइम, वो थोड़ा पूरा ऑफ ट्रैक हो गया था। मैं ड्रिंक लेना, फ्लर्टिंग करना, ये सारी चीजें, पूरी गलत, सारी गलत चीजें आ गई थी मेरे अंदर में। तो उस हिसाब से क्या हुआ ना कि वो एक पीरियड था, तो किसी एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर आए थे मेरे पिताजी के संपर्क में। तो वो बोल रहे थे कि भाई इस बेटे की शुरुआती के जिंदगी में ना वो सारे वो गलत काम वो कर लेगा, फिर उसके बाद उसका जो मिड एज है ना, मिड एज के बाद वो ब्रह्मचर्य वाला जीवन, संन्यासों वाला जीवन जिएगा ये। तो मैं वैसी ही जिंदगी जी रहा हूँ, मैं संन्यासों वाले ही जिंदगी, भले परिवार में हूँ, लेकिन मेरी जो लाइफस्टाइल है इट इज लाइक अ संन्यास एकदम। हाँ। तो वो बोला कि मिड एज के बाद वैसा होगा, जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ेगी, ये 50 की तरफ आगे बढ़ेगा, 50 क्रॉस करेगा, तो ये एकदम से बस पूरा आध्यात्मिक 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 उन्नति, ये वो सब सब रहेगा। और इसकी जिंदगी में पैसा भी लेट आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अपने कर्मों को पहले धुलाई करेगा, सफाई करेगा बहुत। और ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैं 34 पे पहुंचा तो मेरे मन में ये विचार उठे, मुझे एकदम से एक दिन रात को 3-3:30 बजे उठा, और झटके से उठा मैं, क्योंकि 14 साल जो आई मीन सॉरी एट द एज ऑफ 34 मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, डिप्रेशन के थॉट्स चल रहे थे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में कि मैं खत्म कर दूं अपने आप को। फैमिली में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, सब जगह से प्रॉब्लम। तो बाद में एक दिन विचार आया कि यार यार ये क्या है, मतलब तो मुझे सब चीज सामने दिखने लगी कि मेरे लाइफ में हर चीज रिसाइकल हो रही है, मतलब सेम चीज वापस रिपीट हो रही है। तो मुझे, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, तो मुझे समझ में आया अंदर से, इंट्यूशनली मुझे एहसास हुआ कि ये कार्मिक साइकिल है। यानी कि लोग बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस सेम होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम चीज होती है जिंदगी में। तो मैंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ वाला मामला है, इसको हमें हर हाल में इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा।
तो मैं फिर उन खोज में निकलना पड़ा कि मैं समझने लगा कि कर्म क्या है। ये सारी मैंने किसी को बोला कि मुझे ऐसे विचार है, मुझे ऐसे थॉट है, तो उसको लगा कि अभी इसको विधाता उसको ये सेंस दे रहा है कि तू अपने कर्म जो है उसको काट, उसको कैसे भी करके साफ कर अपने संचेत कर्मों को। तो मुझे फिर मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आनी शुरू हो गई मेरी लाइफ में, विद्याएं आने शुरू होने लगी कि मैं अपने पुराने कर्मों को हील करना शुरू करूं। उसके साथ उसको मैं मुझे किसी ने ये बताया कि या तो उसको डील करो या तो उसको हील करो, दोनों में से एक ही चीज कर सकते हो। तो सदगुरु ने क्या बोला है, सदगुरु ही बिकेम माय स्पिरिचुअल ग्रैंड मास्टर। मैंने उनको ग्रैंड मास्टर तरीके तौर पे लिया हुआ है। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। शिवा के बारे में बताते हैं, शिवा की एनर्जी के बारे में वो बताते हैं। तो शिवा के कई सारे रूप है, तो उसमें से उनका एक रूप है भस्मासुर। अंडरस्टूड? भस्मासुर यानी कि वो क्या है, भस्म कर दो सभी चीजों को। भस्म यानी कि हम किस चीज को भस्म करने की बात कर रहे हैं। हमारी जो मेमोरी है, जो हमारे अंदर में जो इंप्रेशन है, पुराने संस्कारों के इंप्रेशन है सैकड़ों जन्मों की, उस वो हमें ड्राइव कर रही है, वो हमें फोर्स कर रही है। अंडरस्टूड? और वो हमारे संस्कार बन रहे हैं। यानी कि क्या होता है ना कि आपने पिछले जन्म में सोचा कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, आपको वैसा शरीर मिला। आपने सोचा आपकी कुछ इच्छा थी, मुझे वैसा घर चाहिए, आपको वैसा घर मिला। आपको इतना पैसा चाहिए, आपको ऐसी वाइफ चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये भोगना है, ये भोगना है, ये करना है, वो करना है, वो सारा मिला जुला करके नेचर आपको, नारायण आपको फिर उस स्थिति में डाल देता है। तो हम ही लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से माता पिता चाहिए, कौन से भाई बहन चाहिए, कौन से हमें लोकेशन में रहना है, कौन सा घर चाहिए, कितना पैसा चाहिए, धनवान घर में जन्म लेना है या गरीब घर में जन्म लेना है या मिडिल क्लास के घर में जन्म लेना है। हम सब लोग डिसाइड करते हैं। अंडरस्टूड? ये हाँ शास्त्र कहता है हमारा। तो ये क्या होता है ना, वी आर ड्रिवन बाय मेमोरी। हर सेकंड पुरानी मेमोरी एक्टिव होती है और मेमोरी का काम है रिसाइकल कराना और भूल जाना। हम भूल जाते हैं कि कल हमने क्या किया। वो प्राकृतिक नेचर है मेमोरी का कि आप भूल जाओगे। अंडरस्टूड? आज आपने एंजॉय किया, मजा किया, आप भूल गए और मेमोरी बना लेता है मन, चित्त, कि भाई मुझे और करना है, और भोगना है, और भोगना है, और भोगना है। अंडरस्टूड? तो हम भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, और वो साइकिल बनती रहती है, साइकिल उसकी बनती रहती है। मेमोरी पे मेमोरी, मेमोरी पे मेमोरी, उसकी लेयर पे लेयर बनती रहती है। और जिंदगी के जीवन पे जीवन, जीवन पे जीवन, ये साइकिल चलता रहता है। तो अगर हमें इन सभी चीजों से मुक्ति चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इसमें से बाहर आना है, तो जो शिवा की जो एनर्जी है, इट इज अ डिस्ट्रॉयर। शिवा इज अ सिंबल ऑफ अ डिस्ट्रक्शन। ही इज अ लॉर्ड ऑफ नथिंगनेस, जीरो, शून्य। अंडरस्टूड? तो शिव की साधना करोगे तो क्या होगा ना कि आपको मन की शांति मिलेगी। मन की शांति तभी मिलेगी जब आप इन सभी मेमोरी को खत्म कर दो, डिसॉल्व करना शुरू कर दो, भस्म कर दो, जला दो। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्म होना है तो दैट मीन्स मुझे अपने आप को जलाना है, खत्म कर देना है मुझे अपने आप को। मतलब मेरे शरीर को, मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरी आइडेंटिटी है, जिन चीजों को लेकर के मैंने आइडेंटिटी बनाई, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकना हूं, बराबर है? वो मेमोरी है और कुछ नहीं है, वो उससे हमारा ईगो बनता है। तो अगर आप जला देते हो उस आइडेंटिटी को, खत्म कर देते हो, भस्म कर देते हो, देन देयर इज नो ईगो। नाउ यू बिकम एम्प्टी स्पेस। अभी आप एम्प्टी स्पेस बने, नाउ यू कैन रिक्रिएट अगेन हाउ यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो विष्णु जी को आदेश करते हैं कि आप इस इंसान को उस तरीके से समझाए, इनकी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करे ताकि ये अपने आप को अच्छे से खत्म करे, ताकि शिव जी इन पे मेहरबान हो। अंडरस्टूड? तो जो महेश जो रहता है ना, महेश, शिवा, शिवा का काम है हमारे आइडेंटिटी को खत्म करना, हमारे ईगो को खत्म करना, हमारे अंदर में जो
जो नकारात्मक एनर्जीज है, जो ऊर्जाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उसको खत्म करना, और उसके साथ साथ, और ये सारी सभी चीजें जब खत्म हो जाती है तब हम एक एम्प्टीनेस में चले जाते हैं। इसलिए शिव को क्या बोला गया? शिवा मीन्स दैट विच इज नॉट, अंडरस्टूड, जीरो, शून्य। तो ब्रह्मांड का अगर आप आकार देखोगे, जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल भी शिवलिंग का आकार है, आपने देखा है? गूगल में डालो ब्लैक होल, इट इज इन द शेप ऑफ शिवलिंग। तो हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मांड की यात्रा नहीं करते थे फिजिकली, चेतना के स्तर से ब्रह्मांड की यात्रा करते थे, इसलिए उनको दिखा कि ब्लैक होल वैसा है, ये शिवलिंग है, तो उसने शिवलिंग का आकार वैसा बनाया जैसा हम देखते हैं मंदिरों में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है शिव का जो रहस्य है बहुत ही डीप है। तो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इसलिए क्या होता है ना कि हमें योग की साधना करनी पड़ती है। सबसे पहले योग की साधना करनी पड़ती है। अगर आप योग की साधना में आगे बढ़ते हो, फिर नारायण बरसते हमारे ऊपर में, क्योंकि नारायण हमें वो सोच देता है कि आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू रिक्रिएट अगेन योरसेल्फ। पूरे महाभारत में कृष्णा का काम ही वही था। नारायण विष्णु कृष्ण सभी लोग एक है, तीनों एक ही है, खाली उनका रूप अलग था। तो उनका काम ही यही था, विष्णु के शिवा के हाथों से खत्म करवाते थे, रिक्रिएशन में बिलीव, नया नया सर्जन करो, नया समाज बनाएंगे, नई सोच लेके आएंगे। अंडरस्टूड? तो शिवा इज नॉट द अल्टीमेट, अंडरस्टूड? शिवा का एक ही रोल है, डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना। लेकिन परम धाम की तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है, नारायण की तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है, तो पहले हमें शिव का सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि हम हमारी पुरानी आदतों को पकड़ के बैठेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप जितने भी पुराने अगर ग्रंथ देखते हो, जैसे पतंजलि योग सूत्र की अगर आप बुक देखोगे, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र की बुक डिजाइन की है सालों पहले, तो उसमें एक योगी बैठा हुआ है समाधि में, बराबर है, और उसके हृदय में नारायण का फोटो लगाया है वहां पर में। आप देख लेना, गूगल में डाक देख लेना, उसमें नारायण का फोटो लगाया उसके अंदर। क्यों? क्योंकि नारायण जो है ना, वो आपको मुक्ति धाम में लेके जाता है। तो नारायण स्वयं अपने आप में ब्रह्मांड है, इट इज अ नेचर, इट इज बाय इटसेल्फ इज अ कॉस्मिक यूनिवर्स। अंडरस्टूड? तो आपको फिजिकल फॉर्म में वापस नहीं आना है, इट मीन्स कि आपको नारायण धाम में जाना है, यानी कि नारायण धाम यानी कि ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ में आपको मर्ज होना है। नाउ यू डोंट वांट टू कम बैक इनटू एनी काइंड ऑफ फिजिकल बाउंड्री। ना आपको कुत्ता बनना है, बिल्ली बननी, कीड़ी बनना है, ना आपको चींटी बनना है, ना आपको मेंढक बनना है, ना आपको जानवर बनना है, ना आपको इंसान बनना है, कुछ नहीं। आपको बस पर ब्रह्म में शामिल होना है। पर ब्रह्म समझ गए? जैसा ये ब्रह्मांड है, अवकाश है, स्पेस है, जो भी आप समझ लो, यूनिवर्स है, आप भी बस उसी की तरह उसके अंदर में लीन हो जाना चाहते हो। नाउ यू डोंट वांट टू कम बैक इनटू द फिजिकल फॉर्म। इसी को ही हम मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस आगे कुछ है इसके बोलने के लिए। तो इट इज लाइक दैट कि तो जो शुरुआत हुई थी कि मेरी मदर ने इस प्रकार का प्रोग्रामिंग किया था कि मेरे अंदर में ये सारी चीजें क्वालिटी आए। तो जो आदमी, जो इंसान, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे पर ब्रह्म की तरफ जाना है, मुझे नारायण धाम में, ये जो हम वाक्य सुनते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े अलौकिक वर्ड्स, मुझे नारायण धाम में जाना है, मुझे विष्णु धाम में जाना है, मुझे वैकुंठ धाम में जाना है, या फिर हम देवलोक जाना चाहते हैं, ये और कुछ नहीं है। अलग अलग तरीके से ये बोलना चाहते हैं कि वो वापस ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। आपने किसी किसी योगी
के नाम के आगे सुना होगा, ब्रह्मलीन आचार्य श्री स्वामीनाथन जी। ब्रह्मलीन ब्रह्मलीन हो गए। जब वो समाधि ले लेते तब उनको ब्रह्मलीन बोल देते कि ब्रह्मलीन हो गए, देव हो गए, ऐसा सुनते हैं ना। क्यों ऐसे बोलते हैं? अच्छा, कोई सामान्य आदमी मर गया तो मर गया है वो आदमी। अंडरस्टूड? मर गया है वो आदमी। देखो फर्क पड़ जाता है जुबान जुबान में, कौन आदमी बोलता है उसके भी फर्क पड़ता है। जैसे अभी मैं बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा नारायण धाम को चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे, मोक्ष दे, उनको प्रदान करे। ये बहुत जरूरी है। मोक्ष लेना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस आपको क्या है कि रिवर्स में जाना है, बस कुछ नहीं, रिवर्स में जाना है आपको। अंडरस्टूड? तो सभी योगी संत महात्मा आपको भी बोलते हैं कि यू गो इनटू रिवर्स। आप फॉरवर्ड में मत जाओ, रिवर्स में जाओ। पुरुषार्थ फॉरवर्ड के लिए करो, लेकिन जो मेंटल प्रोसेस उसको रिवर्स में लेके जाओ। प्रतीक प्रसव साधना बोलते हैं उसको। रिग्रेशन रिग्रेशन करते जाओ, धीरे 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 उन सभी गांठों को आप खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। गांठें नहीं खुलती है तो जला दो। तो जलाना सबसे बेस्ट है। शिव क्या सोचता है, छोड़ यार, अच्छा भी नीचे बुरा भी नीचे, सब खत्म कर दे तू। मैं वैसे ही सोचता था। एक आपको राज की बात बताऊं, इस बात में एक एक ऐसा भी एक पॉइंट है, शायद आपके विश्वास को झकझोर सकता है। अंडरस्टूड? अगर सपोज कि आप किसी ऐसे संत को फॉलो करते हो जो केवल खाली शिव को मानता है और वो केवल आपकी सभी चीजों को जला देगा, आप ये मत सोचना कि आपको अच्छा 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 ही मिलेगा। नहीं, जो आपके जीवन में अभी इस वक्त अच्छा चल रहा है ना, उसको भी शिव खत्म कर देगा। अभी आपको सिक्का जलाना है या सिक्के को मेल्ट करना है या किसी नोट को मेल्ट करना है, 500 की नोट को अगर आपको जलाना है, आपको 500 की नोट का ये बाजू बहुत अच्छा लगता है, उसके पीछे वाला अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि मैं पीछे वाला जला दूं, आगे वाला ना जले? नहीं ना। शिव क्या बोलता है, ठीक है भाई, तुझे अगर नेगेटिव भी नहीं चाहिए तो तुझे पॉजिटिव, तो तेरे अंदर में जो अच्छाई है वो भी तो मुझे खत्म करनी पड़ेगी। शिवा बहुत ही जबरदस्त है, एक किस्म से बहुत ही, इसलिए उसका रूप भयानक दिया गया है, पता है? शिव के रूप स्वरूप को थोड़ा भयानक दिया गया है। शिव की शादी में बताया था सारे असुर लोग थे, असुरी रूप है शिव का असल में देखा जाए तो। यानी कि जनरली एकदम से आदमी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि रौद्र रूप है उसका। वो आपके भीतर में जो आप समझते हो जो अच्छा है वो उसको भी खत्म कर देगा। अंडरस्टूड? तो जो फॉलो करते हैं उनको बराबर है। तो मैं ऐसे बीच में बोलता था 2015, 16, 17 में कि मैं सब जला देना चाहता हूँ, सब जला देना चाहता हूँ, सब जला देना चाहता हूँ। मेरे जिनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते थे वो भी मुझसे दूर हो गए, और जिनके साथ मेरे गलत रिश्ते थे वो तो दूर हो ही हुए, लेकिन वो रिश्ते भी दूर हो गए जो जिनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता था, यानी कि जो मेरे मित्र थे वो भी दूर हो गए मुझसे। जहां से कमाई आ रही थी वो भी खत्म हो गई, पूरा सब कुछ। मुझे ये वो जहां से मुझे पैसा आ रहा था, इनकम हो रही थी, जो जॉब मैं कर रहा था, तो वो जॉब तो मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे पैसा आ रहा था, लेकिन वो जॉब भी खत्म कर दी उसने, शिव ने। शिव ने नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं चाहिए, बस अभी नया हम सृजन करेंगे सब। इसलिए देखो, जब भूकंप आता है, जब पृथ्वी पे अकाल पड़ती है या फिर फ्लड आता है, तो फ्लड ये सोचता है अरे नहीं नहीं, ये इच्छा यहाँ झोपड़पट्टी है, इसको साफ करो, नहीं नहीं यहाँ मत करो, यहाँ सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, यहाँ तो ये इतनी साफ सुथरी सोसाइटी है, गार्डन इतना बढ़िया से बना हुआ, इसको कुछ मत करो। ऐसा सोचता है क्या फ्लड? नहीं ना। वो तो पानी के बहाव में हर चीज लेके जाता है, अच्छा बुरा आदमी सब भला, सब अच्छी सोसाइटी, गंदी सोसाइटी, झोपड़पट्टी और लग्जरी सोसाइटी, सब खत्म हो जाता है उसमें। सब सब खत्म, टोटली द एंड कर देता है वो तो। शिव का काम है विनाश करना, विनाश करना। इसलिए जो सदगुरु जो है ना, वो शिव के हूबहू प्रतीक है। इसलिए आमतौर पे कई सारे साधकों की कंप्लेन ये होती है, कुछ लोग एक्सप्रेस करते, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते। हो सकता है कि आप में से भी किसी को भी ये सवाल होता है कि सर हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन साला वो भी चला जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? ये जवाब है उस बात का। ऐसा हुआ है आपके साथ में?
अगर आप डेडली फॉलोवर हो तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। खाली वीकेंड फॉलोवर हो उनके तो फिर नहीं एहसास होगा। लेकिन अगर आप एकदम डूब गए हो उसके अंदर में तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगा ये। अंडरस्टूड? आपको ऐसा भी विचार आ गया साला शादी करके गलती कर ली, मैंने शादी क्यों की, मैंने कोई जरूरत नहीं थी शादी करने की। वो प्लानिंग करता है वो आदमी कि नहीं अभी मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं शादी में से। सदगुरु की गलती नहीं है। ही इज ही इज ही इज अ प्योर, क्या कहते हैं ना, मतलब प्रतीक है वो शिव का। उनके पास में जाओगे वो आपको पूरा भस्म कर देंगे, बस जो भी है वो क्या बोलते हैं, ठीक है उनको वो डिप्लोमेट बात नहीं करते हैं, बस ठीक है बोलते हैं नहीं पसंद है यहाँ आ जा मैं तुझे ठीक कर दूं, तो सारा सब ठीक है। वो एक ही रास्ता बताते हैं, उधर रहो कॉन्स्टिपेटेड लाइफ रहो, अपने घर पे रहना है अपनी जिंदगी में, कॉन्स्टिपेटेड लाइफ नहीं जीनी, यहाँ आ जाओ बस, और कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। शिव के पास में बीच का रास्ता ही नहीं, या तो भुगतो, नहीं भुगतना यहाँ आ जाओ सब खत्म कर दूंगा मैं आपका। तो आपका माइंड है ना पूरा एकदम पूरा ब्लैंक हो जाता है, एकदम पूरा फॉर्मेट मार देता है। आप योग करोगे, क्रियाएं करोगे, साधना कर दोगे, पूरा फॉर्मेट हो जाता है। अब संयम साधना जिन्होंने की है तो पूरा फॉर्मेटिंग है और कुछ नहीं है, कंप्लीट फॉर्मेट, बस दैट्स इट। चाहिए ही नहीं, माँ को माँ नहीं मानेंगे, बाप को बाप नहीं मानेंगे, वाइफ को वाइफ नहीं मानेंगे, हस्बैंड को हस्बैंड नहीं मानेंगे, बेटे को बेटा नहीं मानेंगे। हमको लगेगा कि ये क्या है, ये भी एक शरीर है, ये पिंड है शरीर। फिर हम वो माता को बोलेंगे ये पिंड है, पिता को भी बोलेंगे ये पिंड है, ये पुरुष पिंड है, ये महिला पिंड है। भाषा देखो ये कैसी चेंज हो जाती है एकदम। बहुत ही जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप थोड़े यहाँ पर मैच्योर लोग हो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये बातें हमें जगजाहिर नहीं बोलनी चाहिए, वरना विरोध आ जाएगा इस पर, अरे ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन यही सच है, आप जैसे ही एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ते हो ना तो आपके रिश्तेदार नहीं रहते। वो ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है कि यार ये ठीक है यार, जब मैंने इसके साथ शादी की थी तब ये अलग थी, लेकिन आज तो ये तो जैसे मैं हूं वैसे वो है, जैसे वो रास्ते पे गरीब है जैसे वो है, कोई भेदभाव ही नहीं देख पाओगे आप, फिर क्या करोगे। ये काम है शिव का, भस्म कर दो, मेमोरी खत्म कर दो, बस दैट्स इट। तो जिसको हम माँ मानते हैं ना, माँ हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी उनके साथ में, हमने मेमोरी से उसको माँ माना है। बायोलॉजिकल रिश्ता आपका खत्म हो जाता है जैसे ही अगर आप उस मेमोरी को डिलीट कर देते हो तो। अंडरस्टूड? इसलिए शिव के सभी मंदिर ऊंचे ऊंचे बड़े 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 पहाड़ों पे रख दिए और कठिन बना दिया। शिव ने क्या सोचा कि अगर मेरे पास आना है ना बेटा, ऐसे मत आ, जीवन का सारा सुख भोग ले, परेशान हो जा, थक जा, बाद में मेरे पास आ, क्योंकि अगर मैं इजीली अवेलेबल रहूंगा तो तू संसार नहीं भोगेगा, बात पक्की है। कहां से आप संसार भोगोगे। सपोज की कि शिवा आपके घर के आंगन में होता है, यहाँ पर मैं केदारनाथ की जो जो शिवलिंग है अगर आपके घर के आंगन के पास में होती, यहीं पर मैं, चलो 50 किलोमीटर की रेंज में हम चले गए ऐसे ही, तो आप रोज चले जाओगे, रोज नहीं तो एटलीस्ट महीने में एक बार, कोई लोग उधर ही स्थायी हो जाएंगे। लेकिन केदारनाथ को क्यों केदारनाथ घाटी पे रखा गया, वहां पर मैं केदारनाथ मंदिर को, कठिन है वहां पर मैं जाना, सबके बस की बात नहीं है। सपना देखते हैं, प्लान करते हैं कि भी हम ये साल जाएंगे, 4 साल हो गया मेरे को जाते हुए, पता है 5 साल होने को आ गया, 5वां साल है। हर साल सपना देखता हूँ, ये साल जाऊंगा, ये साल जाऊंगा, ये साल जाऊंगा, नहीं जा पाता हूँ। क्यों लोग मानसरोवर कैलाश नहीं जा पाते हैं आसानी से, क्या कारण, यही तो कारण है, वो एनर्जी ही वैसी है शिव की। अगर यहां आना है यानी कि आपका जो, अगर आप शिव के मंदिर में जाना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, तो उसका मतलब ही वही है कि वो आपकी अंतिम इच्छा होनी चाहिए, बस अंतिम इच्छा होनी चाहिए कि मुझे यहां जाना है। इसलिए आमतौर पे सभी की अंतिम इच्छा होती है कि मैं अमरनाथ की यात्रा करूं, जीवन में एक बार मैं अमरनाथ करके आ जाऊं, जीवन में एक बार मैं केदारनाथ जाके आ जाऊं, जीवन में एक बार मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करके आ जाऊं, कैलाश जाके आ जाऊं। सदगुरु हर साल कैलाश जाते, आप जा सकते हो क्या हर साल कैलाश? पैसा होने के बावजूद भी नहीं जा पाओगे हर साल कैलाश, लिख के देता हूं मैं आपको। मान लो अगर आपके पास में इतना पैसा है, कैलाश जाने के लिए 1 लाख रुपए मिनिमम लगता है,
अगर आप अपने तरीके से जाओगे तो भी 1-1.5 लाख रुपया चाहिए आपको, यू नो, सारा वीजा टिकट फलाना टिकना सब मिला जुला करके खर्चा सारा 1 लाख के आसपास खर्चा हो जाएगा। तो भी आपको 1 लाख चाहिए। मान लो कि आपके अकाउंट के अंदर में ऐसा फंड पड़ा हुआ है कि आप पूरी जिंदगी कैलाश जा सकते हो, लेकिन आप नहीं जा पाओगे हर साल। सब लोग नहीं जा सकते हैं। सब लोग क्या, करोड़ों में एक आध आदमी कोई जा पाता होगा, मैं ये समझता हूँ, हर साल कैलाश में। तो ये जो है ना, ये कैसे पॉसिबल है कि वाई इज इट सो? क्योंकि शिव की जो एनर्जी है ना, वो क्या बोलता है कि अगर तू बेटा मेरे पास आएगा ना, तो मेरे तेरा सब कुछ, तेरा तेरा जो अभी करंट चल रहा है ना, मैं उसको भी खत्म कर दूंगा मैं। यानी कि मेरे पास आने का मतलब ये है कि अभी तू थक गया अपनी जिंदगी से, बस परेशान हो गया है सुख भोग कर की, दुख भोग कर की। तो वहां पर मैं ये नहीं कि ये आदमी के लिए उसकी बीवी सुख है, हाँ ठीक है भाई चलो उसका वो पार्ट को हम हिलाएंगे नहीं, जिस पार्ट में वो दुखी उसी को हिलाएंगे नहीं, शिव को ले, क्योंकि वो शिव एक उमड़ता हुआ आग है, भपकता हुआ एक अग्नि है। वो कदम रखोगे पूरे जल जाओगे आप, पूरा खत्म भस्म कर देंगे वो आपको, इसलिए उसका नाम ही रखा है भस्म। उसके सारे नाम देखो कैसे है शिव के, भस्म, रुद्र, अंडरस्टूड? तो रुद्र नाम क्यों दिया है? क्योंकि अगर आप अपने आप को खत्म करना चाहते हो, जलाना चाहते हो, तो आपके माइंड को आपको रौद्र रूप देना पड़ेगा, इंटेंस, कि मुझे खत्म करना है। लेकिन जितने भी नारायण के मंदिर है, कृष्णा के मंदिर है, वो घर के आंगन में है। किधर भी जाओ आप देखो, श्रीनाथ जी है, अपना गोकुल धाम है, या फिर अपना क्या बोलते हैं, वृंदावन है, मथुरा है, दैट इज द मेन, और द्वारका है, बालाजी है। देखो विष्णु समाज में रहते हैं। विष्णु कहाँ रहते हैं? नारायण समाज में रहते हैं, क्योंकि उनको समाज को संभालना है ना, मेंटेन करना है उसको, अंडरस्टूड? तो वो क्या है ना कि पहले क्या होता है ना कि भाई थोड़ा अपनी जिंदगी को अच्छे से सेटल कर लो, बाद में आराम से जाओ और पर ब्रह्म में मिल जाओ। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, दैट्स ऑल। और कुछ सवाल है तो अभी पूछना है तो मैं 1 आध मिनट में जवाब दे दूंगा, लंबा टाइम नहीं करेंगे हम। सवाल तो थे गुरुजी, लिखना भी थोड़ा, मैं भी कल मैं पूछ लूंगा। पूछ लीजिए, उत्सुकता को दबाइए मत। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मतलब हम समझते हैं कि हम ये काफी सुने हैं कि द लॉज ऑफ नेचर आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अब चीजें तो सारी समझ में आती हैं कि जल्दी उठना है, योग साधना करनी है, इससे ये फायदे हैं, इससे ये बेनिफिट है, लेकिन मैं कुछ टाइम से ट्रैक में भी था, बट जब ऑफ ट्रैक चला जाता है तो उसमें फिर ट्रैक पे आने के लिए बहुत संघर्ष होता है। तो ये सब समझने के बाद भी हम लोग नहीं कर पाते चीजें, तो उसको बहुत कठिन समय हो जाता है वो ट्रैक पे फिर से आना। क्योंकि वो ट्रैक का हमने अनुभव भी किया है कि बहुत सुकून अच्छा मिलता है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। लगता है। हाँ, उस स्टेट में भी गए हैं कि हमने बहुत ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं चीजें कि वी फील लाइक गोइंग बैक, लेकिन जो ऑफ ट्रैक जो खींचता है हमको वापस, वो बहुत बड़ा मुश्किल समय रहता है फिर से वापस ये करने के लिए, भले ही सब कुछ पता है। तो अब जानना चाहते हो कैसे उसको ट्रैक पे आया है, वो पूछना चाहते हाँ, हो? सवाल ये हाँ, है आपका। हाँ, देखो सवाल का जो जवाब है ना, मैं आपको बताऊं, ये कॉन्शियसनेस जो है शिव की जो कॉन्शियसनेस है, वो इट इज टोटली डिसॉल्व, कंप्लीट डिसोल्यूशन में मानते हैं वो। तो अगर आप सपोज कि कुछ समय के लिए डिसॉल्व हो गए, 2-3-4 साल के लिए, बराबर है, तो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप डिसॉल्व हुए, नेचर ने आपको उस रास्ते पे भेजा, फिर वहां से नेचर ने ही आपको इंडिकेट किया, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे पास में, जो नेचर नहीं चाहता है कि आप पूरा दिन उसी में रहो। बस कुछ बदलाव चाहता था नेचर आप में, इसलिए उन्होंने क्या किया, शिव के पास भेजा, शिव को बोला कि भाई इसके अंदर में ये थोड़े बदलाव करिए, ये चीजें खत्म कर दे परमानेंटली, ताकि मैं नई चीजें इसके अंदर में डालू, इंस्टॉल करूंगा। तो टेम्परली आप 2-4-5 साल के लिए आप उस माहौल में थे, फिर आप एकदम से नेचुरली आपका क्या हुआ, जैसे कि आप में वो ट्रांसफॉर्म हो गए, और एकदम से फिर आप वापस
उस दुनिया में चले गए जहां पर में आपका संसार बसा हुआ है, अंडरस्टूड, जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, और आप नए इंसान बन के आ गए, अंडरस्टूड। उस वक्त में आप फिर ये सोचोगे कि मैं यार पहले जो साधना करता था मुझे वैसा मौका मिल रहा है, मैं वैसा वापस वैसा करूं, ये करूं, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में शिफ्टिंग आई। आप फिर वहां से अगेन यू केम बैक इनटू द विष्णु कॉन्शियसनेस। आप विष्णु कॉन्शियसनेस में आए क्योंकि आप संसार में एंट्री मारे, दैट मींस यू एंटर्ड इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ विष्णु नारायण। आप उसमें एंट्री ली आपने, दैट मींस नाउ यू डोंट हैव दैट। आप उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि शिव की साधना में टाइम बहुत ले लेता है, शिव बहुत टाइम ले लेता है, मांग लेता है, डिमांड कर लेता है, इज अ डिमांडिंग। ओ बेटा 5 मिनट बंद करो, वेट करो, इज अ डिमांडिंग, वो टाइम डिमांड कर देता है, अंडरस्टूड। तो जब वो हो जाता है ना, फिर आपके पास में वो टाइम नहीं रहता है कि आप 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा साधना करो। नाउ यू हैव टू मैनेज, जो है आपको मैनेज करना है, तो यू नीड कॉन्शियसनेस ऑफ विष्णु। मैनेजमेंट का पावर विष्णु के पास ही और किसी के पास में नहीं है, वही कॉन्शियसनेस ही आपको मैनेजमेंट करवाती है। तो वो क्या कर देता है, आपकी साधना को एक छोटे से एक यूं कहो कि एक छोटे से पैकेज में बना के दे देते हैं आपको। आप वही साधना जो आप 3 घंटा करके फील करते थे, वो सेम साधना आपको फिर आधे घंटा 1 घंटा देकर की वो सेम इफेक्ट आप फील कर सकते हो, क्योंकि नेचर को पता है कि इसके पास इतना टाइम नहीं है अभी। नाउ ही नीड्स टू मैनेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर जब वो लेवल पे जब आ जाती है ना बात, देन यू नीड टू फोकस ऑन योर, जिसके लिए आपने आपको चेंज किया ना, देन नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग। आप उस चीज को मैनेज करोगे, क्रिएट अ न्यू थिंग एंड नाउ यू मैनेज इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जब हमारी स्थिति, मैं इस स्थिति से अभी गुजर रहा हूं, जब मैं 2015 से लेकर के 2014 नवंबर में शुरुआत हुई और 2020 के होली तक ये चीज, होली नहीं 2020 तक चलती रही, मैं यूं कहूंगा 2020 मेरे बर्थ अगस्त तक चलता रहा। ये एकदम डेडली घुसा पड़ा रहता था मैं आपने शिवा स्टेट में। एकदम से मेरी जिंदगी में कृष्णा फॉलोवर्स चारों तरफ आने लगे, चारों तरफ से कृष्णा फॉलोवर्स आने लगे, मतलब जितने भी नए नए फ्रेंड्स बनते थे, जो भी आते थे, सभी कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले। कोई इस्कॉन से, कोई इस्कॉन कौन, ये तो वो कृष्णा को मानता है, जो भी है कृष्णा विष्णु की बातें चलती है। मैं सोचने पड़ गया, मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मतलब व्हाई इज इट सो कि मैं, मतलब प्रोग्राम में भी जो भी है इस्कॉन वाले आते हैं इसके अंदर। अभी भी इस प्रोग्राम में इस्कॉन वाले, आज नहीं, उन्होंने छुट्टी ले ली, उन्होंने आधे से निकल गए। वो एक जो है ना, दूसरे एक जो है सुनील करके एक जो है प्रोग्राम में, ही इज अ इस्कॉन फॉलोवर डिवोटी। तो मेरे सभी प्रोग्राम में इस्कॉन के फॉलोअर्स, इस्कॉन के आसपास वाले लोग, सभी लोग आने लगे। मैं बोला ये कॉन्शियसनेस वाले क्यों आ रहे हैं मेरे लाइफ में, और वो कुछ ना कुछ मुझे मैसेज देते हैं, माला करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा समय ऐसा आने वाला था, जो आज का टाइम आ चुका है। अभी मेरे पास में वो टाइम नहीं है कि मैं 3 घंटा खाली अपनी सेल्फ प्रैक्टिस ही करूंगा, योगा ही करता रहूंगा 4 घंटा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो अभी मुझे वो सेम इफेक्ट मेंटेन, अब वो हिट करनी है, अब वो सेम साधना मेंटेन करनी है। तो विष्णु के पास में वो, विष्णु के साधना में वो है, आप बस खाली माला जप लो, नाम रट लो। तो भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है कि अगर आप जो है कि कृष्णा और राम को याद करोगे, उनके नाम की माला जपोगे, तो आपका आप परम धाम की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो अल्टीमेटली देखो, इवन सदगुरु भी जो है वो मंत्र साधना देते हैं, लास्ट में देते हैं कि नहीं देते, मंत्र उच्चारण करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। योगा से इतना नहीं होता, योगा तो खाली बॉडी को स्टेबल करने के लिए है, बाकी तो फिर हमें इस पे ही काम करना होता है। तो फिर टाइम नहीं होता है, स्पेशल डेडिकेटेड टाइम
आपको चलते फिरते साधना करनी होती है, काम करते करते साधना करनी होती है, इसलिए मंत्र चैंटिंग दिया गया है। इसलिए राम नाम जपो या फिर हरि का नाम जपो, बस नाम जपते रहो और अपना काम करते रहो, बस यही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें आपको रिग्रेट या उदास कुछ फील होने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ शिफ्ट हुई है, मैं समझ गया। इसलिए मैं रोज हरे कृष्णा हरे राम और राम का नाम जपते रहता हूँ, रोज डेली जपता हूँ, डेली जपता हूँ। काम तो ही हो रहा है ना। अभी कौन सा, अभी फिजिकल लेवल पे कम करना है, कम काम करना है, कम काम करने की जरूरत है, अभी मेंटल लेवल पे ज्यादा काम करना है। तो बस उस पे काम करो, हो जाएगा सारा चीज आपको है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। सेशन ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, थैंक यू सो मच।